एम्प्लॉय सेफ्टी एंड हेल्थ। आपने एक स्टेटमेंट कहावत सुनी होगी कि हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी कि आपका स्वास्थ्य क्या है, आपका एसेट है, आपकी धन है, आपकी संपत्ति है। तो यानी कि अगर किसी इंसान का हेल्थ अच्छा है तो वो कुछ भी कर सकता है, कोई भी चीज़ अचीव कर सकता है। तो सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन रिसोर्स होता है वो इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। एम्प्लॉय होते हैं जो कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे होते हैं, सभी फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो अगर एम्प्लॉय की हेल्थ, एम्प्लॉय की सेफ्टी अगर नहीं रहेगी तो फिर आप एम्प्लॉय कैसे परफॉर्म कर पाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, और ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को, ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव कर पाएगा। तो इसलिए सभी ऑर्गेनाइजेशन को, सभी एम्प्लॉयर्स को अपने यहाँ पे काम कर रहे एम्प्लॉय की सेफ्टी को और हेल्थ को लेकर कंसर्न होना चाहिए और उसके लिए जो है उनको काम करना चाहिए। तो जिसके लिए फैक्ट्रीज एक्ट है, उसमें जो है बहुत सारे एम्प्लॉय सेफ्टी और एम्प्लॉय हेल्थ को लेकर प्रोविजंस बताए गए हैं। तो एम्प्लॉय सेफ्टी का मतलब क्या हो गया? रिफर्स टू प्रोवाइडिंग अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर एम्प्लॉयज बाय इनकॉर्पोरेटिंग सेफ इक्विपमेंट एंड सेफ प्रोसीजर्स एट द वर्क प्लेस टू इंश्योर वर्कर सेफ्टी। यानी कि आपके यहाँ पे जो भी मशीनरी यूज़ की जा रही है, जिस पे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वो इस तरीके से हो कि जिससे मशीन ख़राब होती है या फिर मशीन की वजह से उनको कोई जो है नुकसान ना पहुंचे, उनकी सेफ्टी रहे। उनका जैसे आज दिन आपने सुना होगा, न्यूज़ में आता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में, कि किसी एम्प्लॉय का हाथ कट जाता है या फिर कोई एम्प्लॉय जो है ऊपर से काम करता है, ऊपर से नीचे गिर जाता है, डेथ हो जाती है। तो ये सब चीज़ों से बचाया जा सके, उनकी सेफ्टी के लिए उनको हेलमेट दिया जाए या फिर कोई भी ऐसा इक्विपमेंट दिया जाए जिससे कि वो अपने आप को सेफ रख सकें और साथ ही साथ काम भी कर सकें। तो दैट इज़ एम्प्लॉय सेफ्टी। वहीं पे एम्प्लॉय हेल्थ की बात कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो फिजिकल और मेंटल स्टेटस होता है एम्प्लॉय का, उसके लिए भी जो है ऑर्गेनाइजेशन को, एम्प्लॉयर को काम करना चाहिए। तो एम्प्लॉयर शुड इंश्योर दैट देयर एम्प्लॉयज आर वर्किंग इन अ सेफ एनवायरनमेंट। तो दैट इज़ एम्प्लॉय सेफ्टी एंड हेल्थ। यहाँ पे एम्प्लॉय सेफ्टी और एम्प्लॉय हेल्थ को लेकर जो है अलग अलग प्रोविजंस बताए गए हैं फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में। तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में एम्प्लॉय की हेल्थ को लेकर क्या क्या चीज़ें कही गई हैं, तो देखिए अलग अलग सेक्शंस हैं। एम्प्लॉय हेल्थ में पहला सेक्शन है सेक्शन 11, यानी कि क्लीननेस कहा गया है। यानी कि फैक्ट्री में जो है वो फैक्ट्री क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, किसी भी पॉल्यूशन से या फिर कोई भी डर्ट है, गंदगी है, उससे वो वहाँ पे नहीं होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डर्ट। नेक्स्ट है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंट, यानी जो भी एफ्लुएंट हैं, जो भी वेस्ट होते हैं फैक्ट्री में जो निकलती हैं गंदगियाँ, उनका जो है डिस्पोजल सही तरीके से होना चाहिए। सेक्शन 12 में इस चीज़ को कहा गया है। वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, प्रॉपर जो वेंटिलेशन हो चाहिए, हवा पास होनी चाहिए वहाँ पे, और टेम्परेचर भी जो है अकॉर्डिंग टू बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे एडुकेट टेम्परेचर भी होना चाहिए, जिससे कि जो है एम्प्लॉय की हेल्थ पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। डस्ट एंड फ्यूम, जो भी डस्ट आ रहा है, जो भी फ्यूम आ रहा है प्रोडक्शन की वजह से, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की वजह से, ताकि जो है इनहेलेशन, यानी कि उसको जो है, जो ह्यूमन बीइंग है, जो वर्कर है, उसको सांस के थ्रू अंदर ना लें, तो उसका भी जो है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ वहाँ पे जो है प्रोविजन होना चाहिए, कुछ ना कुछ उसकी सेफ्टी के लिए होना चाहिए। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, यानी कि सेक्शन 15 में कहा गया है कि अगर आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन जो हो रहा है, ह्यूमिडिटी को कम करने के लिए जो है आप यूज़ कर रहे हो कोई चीज़, तो वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ओवर क्राउडिंग, किसी भी एरिया में फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में ज़्यादा लोग काम कर रहे होंगे तो ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, सेक्शन 16 में कहा गया है। लाइटिंग, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, यानी कि एकदम डिम लाइट में अंधेरे में काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर लाइटिंग, सफिशियंट लाइटिंग, नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, वो दोनों ही तरीके से लाइटिंग होनी चाहिए, सेक्शन 17 में कहा गया है, इससे कि एम्प्लॉय की आंखों पर असर नहीं पड़ेगा। ड्रिंकिंग वाटर, यानी सेक्शन 16 में कहा गया कि ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी फैक्ट्री में होनी चाहिए। लैट्रिन एंड यूरिनल्स, यानी कि वॉशरूम्स की फैसिलिटी भी जो है सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय की हेल्थ के ध्यान में रखते हुए वहाँ पे होना चाहिए। स्पिटून्स, यानी कि स्पिट करने के लिए जो है वहाँ पे अलग अलग बॉक्स या डब्बे रखे होने चाहिए फैक्ट्री में, तो सेक्शन 20 में कहा गया है। तो ये कुछ एम्प्लॉय की हेल्थ को लेकर जो है फैक्ट्री एक्ट में ये गाइडलाइंस प्रोविजंस दिए गए हैं। इसी तरीके से जो है एम्प्लॉय के जो है सेफ्टी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स कहे गए हैं। तो एम्प्लॉय की सेफ्टी से रिलेटेड जैसे द मशीनरी इन एवरी फैक्ट्री शुड बी प्रॉपरली फेंस्ड, यानी कि जो भी मशीन है वो प्रॉपरली फेंस होना चाहिए, फेंसिंग होनी चाहिए, चारों तरफ से उसका घेराव होना चाहिए, यानी कि कहीं किसी को कुछ नुकसान पहुंच जाए। तो सेक्शन 21 में कहा गया है ओनली द ट्रेंड एडल्ट मेल वर्कर वेयरिंग टाइट फिटिंग क्लोथिंग शुड बी अलाउड टू वर्क नियर द मशीनरी इन मोशन। तो ऐसी कोई मशीन जो चल रही हो और उसके पास सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉय को काम करने का परमिशन होना चाहिए जो एडल्ट हो और ट्रेंड हो, उन्हीं को जो है अलाउ होगा कि वो जो चल रही मशीन के साथ से वो काम कर सकें। सेक्शन 22 में चीज़ कही गई है नो यंग पर्सन शैल बी एम्प्लॉयड ऑन डेंजरस मशीनरी अनलेस ही इज़ फुली इंस्ट्रक्टेड, यानी कि कोई भी यंग पर्सन, यानी कि जो 14 साल से जो है ज़्यादा एज का है, तो वो अलाउ नहीं होगा जब तक कि वो जो है फुली इंस्ट्रक्टेड ना हो, यानी कि पूरा इंस्ट्रक्शन उसको जब तक नहीं मिलेगा तब तक कोई भी यंग एम्प्लॉय जो है वो वहाँ पे डेंजरस मशीन के साथ काम नहीं करेगा। सेक्शन 23 में कहा गया है, ये सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइसेस फॉर
कटिंग ऑफ पावर इन केस ऑफ इमरजेंसी, यानी कि मशीन के पास जो है स्ट्राइकिंग गियर होना चाहिए, फिर कोई ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जिससे कि पावर को कट कर सके, पावर ऑफ कर सके इमरजेंसी के केस में। सेक्शन 24 में चीज कही गई है। सेक्शन 25 में कहा गया कि सफिशिएंट प्रिकॉशन शुड बी टेकन विथ रिगार्ड टू सेल्फ एक्टिंग मशीन टू अवॉइड एक्सीडेंट। तो प्रिकॉशंस भी जो है सफिशिएंट जो है लेना चाहिए जिससे कि जो सेल्फ एक्टिंग मशीन्स हैं उनसे जो है एक्सीडेंट से बचा जा सके। सेक्शन 25 में कहा गया ये चीज। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट डेंजर ऑल मशीनरी ड्राइवन बाय पावर शुड बी इनकेस्ड एंड इफेक्टिवली गार्डेड। तो जो भी मशीनरी होती हैं जो पावर से चल रही होती हैं वो इफेक्टिवली गार्डेड होने चाहिए जिससे कि कोई भी डेंजर ना हो। सेक्शन 26 में चीज कही गई है। वुमेन वर्कर एंड चिल्ड्रन शुड नॉट बी एम्प्लॉयड इन एनी पार्ट ऑफ द फैक्ट्री फॉर प्रेसिंग कॉटन इन विच ए कॉटन ओपनर इज एट वर्क। तो कोई भी ऐसा फैक्ट्री जहाँ पे कॉटन वर्क हो रहा है या प्रेसिंग कॉटन वाला काम हो रहा है जहाँ पे कॉटन ओपनर का यूज़ होता है तो वहाँ पे वुमेन वर्कर और चिल्ड्रन का यूज़ नहीं किया जाएगा, वहाँ पे उनसे काम नहीं कराया जाएगा। सेक्शन 27 में चीज़ कही गई है एम्प्लॉय सेफ्टी के लिए। वहीं पे हॉइस्ट एंड लिफ्ट्स इन ए फैक्ट्री शुड बी पीरियडिकली इंस्पेक्टेड बाय द कंपिटेंट पर्सन। तो जो भी वहाँ पे इंस्पेक्टर होगा, कंपिटेंट पर्सन होता है, उसके द्वारा जो हॉइस्ट या लिफ्ट हैं उसको जो है कंटिन्यूसली चेक करना चाहिए कि कहीं कोई एक्सीडेंट, लिफ्ट है चलते चलते रुक गई या फिर गिर गई, तो ये चीज़ें ना हो, तो उसको अवॉइड करने के लिए उसको इंस्पेक्ट होना चाहिए कंपिटेंट पर्सन द्वारा। सेक्शन 28 में कही गई ये बात। लिफ्टिंग मशीन, चेन्स, रोप्स, लिफ्टिंग टैकल्स इन ए फैक्ट्री शुड बी पीरियडिकली इंस्पेक्टेड बाय द कंपिटेंट पर्सन। तो जिसका यूज करके आप जो सामान को इधर से उधर लेके जाते हो, लिफ्टिंग मशीन हो गया, चेन हो गया, रोप्स हो गए, लिफ्टिंग टैकल्स हो गए, उनको भी जो पीरियडिकली इंस्पेक्ट होना चाहिए कंपिटेंट पर्सन द्वारा। सेक्शन 29 में कही गई है। वेयर प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग इज कैरिड आउट, यहाँ भी जहाँ पे ग्राइंडिंग का काम हो रहा है, ए नोटिस इंडिकेटिंग द मैक्सिमम सेफ वर्किंग पेरिफेरल स्पीड ऑफ एवरी ग्राइंड स्टोन और एब्रेसिव व्हील एटसेट्रा शुड बी फिक्स्ड टू द रिवॉल्विंग मशीनरी। यानी जो भी रिवॉल्विंग मशीनरी जहाँ पे ग्राइंडिंग का काम होता है वहाँ पे जो है नोटिस वहाँ पे सेफ्टी के लिए जो है वहाँ पे लगाना जरूरी होना चाहिए। सेक्शन 30 में ये कहा गया है कि वहाँ पे नोटिस लगा होना चाहिए। वेयर एनी प्लांट और मशीनरी और एनी पार्ट देयर ऑफ इज ऑपरेटेड एट ए प्रेशर अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इफेक्टिव मेजर शुड बी टेकन टू इंश्योर दैट द सेफ वर्किंग प्रेशर ऑफ सच प्लांट ऑफ मशीनरी और पार्ट इज नॉट एक्सीडेड। सेक्शन 31 में ये चीज़ कही गई कि जहाँ पे हम प्रेशर का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि कोई कई से ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं जहाँ पे एटमॉस्फेरिक जो हमारा नेचुरल होता है उससे ज़्यादा प्रेशर का हम वहाँ पे जो है यूज़ करते हैं, तो उस केस में भी सेफ्टी का मेजर जो है वहाँ पे होना चाहिए। तो ये एम्प्लॉय की सेफ्टी के लिए जो है फैक्ट्री एक्ट 1948 में ये सारे सेक्शंस में बताए गए हैं। इसी तरीके से जो है एम्प्लॉय सेफ्टी को लेके फ्लोर्स, स्टेयर्स एंड मीन्स ऑफ एक्सेस शुड बी साउंडली कंस्ट्रक्टेड एंड प्रॉपर्ली मेंटेन। तो जो फ्लोर्स हैं, स्टेयर्स हैं, जो भी एक्सेस हैं जिसके थ्रू भी हम कुछ चीज़ को एक्सेस कर रहे हैं वो प्रॉपर्ली मेंटेन होने चाहिए, कंस्ट्रक्टेड होने चाहिए सही तरीके से। सेक्शन 32 में कही है पिट्स, सम्प ओपनिंग इन फ्लोर एटसेट्रा शुड बी आइदर सिक्योरली कवर्ड और फेंस्ड। तो जो भी गड्ढे होते हैं, जो भी जहाँ पे हम सामान ढक रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो वो जो है सिक्योरली कवर्ड होने चाहिए, फेंस्ड होने चाहिए जिससे कि उसके अंदर कोई गिरे ना। सेक्शन 33 नो वर्कमैन शैल बी एम्प्लॉयड इन any factory to lift, carry or move any load so heavy as to be likely to cause him injury। यानी कि किसी भी वर्कमैन से आप इतना ज़्यादा हैवी सामान लिफ्ट नहीं कराएंगे, कैरी नहीं कराएंगे जिससे कि उसको इंजरी हो सकता है। सेक्शन 34 में कहा गया है नेसेसरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट शुड बी प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट द आईज ऑफ द वर्कमैन वेयर द वर्किंग इन्वॉल्व रिस्क ऑफ इंजरी इन द आई। तो ऐसा काम जहाँ पे आईज को जो है रिस्क हो सकता है तो वहाँ पे जो है इक्विपमेंट जो है आई को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोवाइड किया जाना चाहिए। जैसे कि बिल्डिंग का काम है तो वहाँ पे चिंगारी निकलती है तो आई को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे चश्मे मिलते हैं। तो सेक्शन 35 में कहा गया है। तो एम्प्लॉय सेफ्टी को हो गया, तो आपने हेल्थ को देखा, सेफ्टी को लेकर देखा। तो फिर जो नेक्स्ट प्रोविजन है वो एम्प्लॉय सेफ्टी को लेकर है। एम्प्लॉय हेल्थ हो गया, एम्प्लॉय सेफ्टी। फिर यहाँ पे जो क्या कहा गया कि एम्प्लॉय सेफ्टी में ही सेक्शन 36 में कि सुटेबल प्रिकॉशनरी अरेंजमेंट शुड बी टेकन अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स गैसेस। तो जो भी डेंजरस फ्यूम्स होते हैं, गैसेज होते हैं, बहुत सारी जो है मेडिकल कंपनीज में होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जहाँ पे दवाइयाँ बन रही होती हैं या फिर रिएक्शंस होते हैं तो वहाँ पे फ्यूम्स और गैसेज निकलते हैं, तो वहाँ पे जो है प्रिकॉशनरी अरेंजमेंट होने चाहिए। सेक्शन 37 में कहा गया है कि every practicable measure should be taken to prevent any explosion where the manufacturing process produce dust, gas, fume और vapor। तो जहाँ पे ये डस्ट, गैस, फ्यूम या वेपर होता है, जनरेट हो रहा है, उस मैन्युफैक्चरिंग में जो भी एक्सप्लोजन से बचने के लिए जो है प्रैक्टिसेबल मेजर्स होने चाहिए कि कहीं पे अगर एक्सप्लोजन हुआ तो वहाँ पे कैसे बचा जा सकता है। जैसे कि आप आए दिन देखते हैं कि यहाँ पे एक्सप्लोड हुआ, आग लग गई, धमाका हो गया, तो उन सबसे भी बचने के लिए भी जो है मेजर्स होने चाहिए फैक्ट्री में। 37 में कहा गया। 38 में कहा गया सेक्शन कि एवरी प्रैक्टिसेबल मेजर शुड बी
टेकन टू प्रिवेंट द आउटब्रेक ऑफ फायर एंड इट्स स्प्रेड बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। तो बाहर आग लग जाए या फिर अंदर आग लग जाए, अंदर आग लगने की वजह से बाहर भी आग लग सके, तो उससे भी बचने के लिए जो है सारे मेजर्स वहां पे फैक्ट्री में होने चाहिए, सेक्शन 38 में कहा गया है। नेक्स्ट है 39 में, द इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज कैन आस्क द ऑक्यूपायर और द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री टू फर्निश ड्राइंग स्पेसिफिकेशन स्ट्रक्चर ऑफ एनी बिल्डिंग मशीनरी और प्लांट इन केस ही फील दैट कंडीशन ऑफ सच बिल्डिंग मशीनरी और द प्लांट में लाइकली टू कॉज डेंजर टू ह्यूमन लाइफ। तो यहाँ पे जो है ये कहा गया कि जो इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाता है फैक्ट्री एक्ट 1940 के तहत, वो जो है मैनेजर, जो फैक्ट्री का मैनेजर होता है, उससे जो है ड्राइंग से स्पेसिफिकेशन बनाने के लिए बिल्डिंग का कह सकता है कि कहीं पे उसके जो है कहीं वो उस बिल्डिंग की वजह से या फिर मशीनरी की वजह से कहीं कोई सी ह्यूमन लाइफ को खतरा ना हो, तो उसको जो है ड्राइंग बनाने के लिए उसको कहा जा सकता है। द इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज कैन सजेस्ट सुटेबल मेजर ऑफ स्टेप्स टू टेक द ऑक्यूपायर और मैनेजर फॉर इंप्लीमेंटेशन व्हेन ही फील द कंडीशन ऑफ एनी बिल्डिंग मशीनरी और ए प्लांट में लाइकली टू कॉज डेंजर टू ह्यूमन लाइफ। तो सेक्शन 40 में चीज़ कहेगी, इंस्पेक्टर जो है वो फैक्ट्री के मैनेजर से कह सकता है कि वो जो है कुछ नई चीज़ें इंप्लीमेंट करे जिससे कि किसी भी ह्यूमन लाइफ को जो है इमरजेंसी या फिर कोई जो है डेंजर ना हो। वेयर इन 1000 or more workmen are employed in a factory, the occupier should appoint a safety officer to look after the safety aspect of the factory। तो जहाँ पे ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे 1000 से ज़्यादा वर्कमैन काम कर रहे हों, वहाँ पे जो है सेफ्टी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होना जरूरी है, जिससे कि फैक्ट्री की सेफ्टी पे ध्यान दिया जा सके। सेक्शन 40B में ये चीज़ कही गई है। नेक्स्ट टॉपिक है एम्प्लॉय वेलफेयर। तो एम्प्लॉय सेफ्टी हो गया, एम्प्लॉय हेल्थ हो गया। अब नेक्स्ट है एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए भी फैक्ट्री एक्ट में कहा गया है। वेलफेयर में जैसे एडुकेट एंड सुटेबल वॉशिंग फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड इन एवरी फैक्ट्री, यानी कि जहाँ पे भी फैक्ट्री है, जहाँ पे भी काम हो रहा है, तो सेक्शन 42 के अकॉर्डिंग वॉशिंग फैसिलिटी वहाँ पे होनी चाहिए। हैंड वॉश कर रहे हैं, क्लोथ वॉश कर रहे हैं, कुछ भी गंदा हो रहा है तो वॉशिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। प्रोवाइडेड सुटेबल प्लेस फॉर कीपिंग क्लोथिंग नॉट वर्न ड्यूरिंग वर्किंग आवर एंड फॉर ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथिंग, यानी कि सेक्शन 43 में ये कहा गया है कि जो है कपड़े रखने के लिए भी एम्प्लॉयज़ को जो है वहाँ पे रखने के लिए जगह होनी चाहिए जहाँ पे उनका कपड़ा फटे ना, और जो है अगर गीला हो गया तो वो सूख भी सके, तो ऐसी जगह होनी चाहिए वहाँ पे। सुटेबल अरेंजमेंट फॉर सिटिंग शुड बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन फॉर ऑल वर्कर ऑब्लिजाइज टू वर्क इन ए स्टैंडिंग पोजीशन। तो सेक्शन 44 में ये कहा गया है कि जो ऐसे वर्कर जो खड़े होकर काम करने वाला काम किया जा रहा है, उनके द्वारा किया जा रहा है, तो उन खड़े होकर काम करने वाले वर्कर्स के लिए बैठने के भी अरेंजमेंट्स होनी चाहिए कि जब भी उनको मौका मिले तो वो रेस्ट कर सकें, तो उनके लिए बैठने की सुविधा होनी चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्सेज एटलीस्ट 1 बॉक्स फॉर एवरी 150 वर्कमैन। सेक्शन 45 में कहा गया कि फर्स्ट एड बॉक्स वहाँ पे होना चाहिए और हर 150 वर्कमैन पे एक फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो होना चाहिए, उसमें सारी चीज़ें जो भी प्रिस्क्राइब होती हैं वो होनी चाहिए। फैक्ट्री वेयर इन मोर देन 500 वर्कर आर एम्प्लॉयड देयर शुड बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन एन एम्बुलेंस। तो सेक्शन 45 के 4 सब सेक्शन में कहा गया है कि ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे 500 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो है एम्बुलेंस और साथ ही साथ नर्स भी की फैसिलिटी होनी वहाँ पे चाहिए। कैंटीन फॉर द यूज ऑफ वर्कर इन एवरी फैक्ट्री वेयर द नंबर ऑफ वर्कमैन एम्प्लॉयड इज मोर देन 250। तो सेक्शन 46 में कहा गया कि ऐसी जगह जहाँ पे 250 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे, वहाँ पे जो है कैंटीन की फैसिलिटी भी होनी चाहिए एम्प्लॉय के लिए। वेयर इन मोर देन 150 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड एडुकेट एंड सुटेबल शेल्टर और रेस्ट रूम एंड सुटेबल लंच रूम विद प्रोविजन फॉर ड्रिंकिंग वाटर। तो सेक्शन 47 में कहा गया कि एम्प्लॉय वेलफेयर के तहत जो है जहाँ पे 150 से वर्कर्स से ज़्यादा काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो है सुटेबल शेल्टर होना चाहिए, रेस्ट रूम होने चाहिए, लंच रूम होना चाहिए और ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी के साथ वहाँ पे ये चीज़ें होनी चाहिए। Wherein more than 31 women workers are ordinarily employed, there should be provided and maintain a suitable room for the use of children under the age of 6 years of such women। तो सेक्शन 48 में कहा गया कि जहाँ पे 30 वुमेन से ज़्यादा औरतें जो है वहाँ पे काम कर रही हैं, तो उनके जो 6 साल से कम बच्चे हैं उनके लिए जो है एक सुटेबल रूम वहाँ पे होना चाहिए। इन एवरी फैक्ट्री वेयर इन मोर देन 500 और मोर वर्कर आर एम्प्लॉयड, द ऑक्यूपायर शुड एम्प्लॉय इन द फैक्ट्री सच नंबर ऑफ वेलफेयर ऑफिसर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो सेक्शन 49 में कहा गया है कि वेलफेयर ऑफिसर को भी आपको जो है एम्प्लॉय करना होगा फैक्ट्री में, अगर आपके यहाँ पे 500 उससे ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे वेलफेयर ऑफिसर भी एम्प्लॉय करना होगा, जो कि वेलफेयर से रिलेटेड चीज़ें जैसे कि वॉशिंग फैसिलिटी है कि नहीं, फर्स्ट एड बॉक्स है कि नहीं, एम्बुलेंस है कि नहीं, इन सारी चीज़ों को वो मैनेज करेगा, देखेगा। तो ये जो है एम्प्लॉय वेलफेयर से रिलेटेड चीज़ें थी। अब है वर्किंग आवर ऑफ एडल्ट वर्कर। तो यहाँ पे क्या है कि वर्किंग आवर कितना होना चाहिए एडल्ट वर्कर्स का। तो वर्किंग आवर से रिलेटेड कहा गया कि ऑर्डिनरली ए वर्कर शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन ए फैक्ट्री फॉर मोर देन 48 आवर्स इन ए वीक। तो सेक्शन 51 में कहा गया है कि किसी भी फैक्ट्री में 48 आवर्स, एक हफ्ते में 48 आवर्स से ज़्यादा काम करना अलाउड नहीं होगा। द वर्कमैन शुड हैव 1 हॉलीडे फॉर ए होल डे इन ए वीक, यानी कि पूरे हफ्ते में 7 दिन में किसी एक दिन जो है वर्कमैन को छुट्टी, पूरे दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। वेयर ही हैज वाज आस्क्ड टू वर्क ऑन ए शेड्यूल्ड वीक हॉलीडे, यानी कि किसी दिन काम करने के लिए बोले, सपोज करें कि किसी वर्कर का मंडे को छुट्टी होता है, वीक ऑफ होता है, लेकिन मंडे को भी उससे काम करने के लिए बोल दिया गया, तो ही शुड बी गिवन कंपनसेटरी हॉलीडे विद इन 3 डेज और
डेज ऑफ हिज शेड्यूल्ड वीक हॉलीडे, यानी कि मंडे को आपकी छुट्टी होती है, मंडे को वर्क जो है फैक्ट्री में काम करने के लिए बोल दिया गया, तो उसके मंडे से 3 दिन के अंदर ही आपको जो वो छुट्टी दोबारा मिलेगी। यानी मंडे को अगर वीक ऑफ नहीं हुआ, उस दिन आपको जो है बुला लिया गया, तो आपको उसके बदले ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को लीव मिलनी चाहिए। तो सेक्शन 52 में कहा गया है, आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल फ्रॉम द इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज द वर्कमैन शैल बी अलाउड टू अवेल द कंपनसेटरी हॉलीडे अनअवेल्ड बाय हिम विद इन दैट मंथ ड्यूरिंग विच द कंपनसेटरी हॉलीडे आर ड्यू और विद इन 2 months इमीडिएटली फॉलोइंग दैट मंथ। तो 53 में कहा गया कि जो कंपनसेटरी हॉलीडे मिलनी थी, अगर वो आपने अवेल नहीं किया है, तो जो इंस्पेक्टर होता है फैक्ट्री का, उससे जो अप्रूवल के साथ आप उस कंपनसेटरी हॉलीडे को उस मंथ में या फिर उसके अगले मंथ में ले सकते हैं। नेक्स्ट है, नो वर्कर शुड बी अलाउड टू वर्क मोर देन 9 आवर इन ए डे। तो सेक्शन 51 में कहा गया है कि किसी भी फैक्ट्री में जो वर्कर है वो 9 आवर्स, एक दिन में 9 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकता, उसके लिए अलाउड नहीं होगा। द टाइमिंग ऑफ वर्क शुड बी फिक्स्ड इन सच ए वे दैट नो वर्कर शुड बी रिक्वायर्ड टू वर्क कंटिन्यूसली फॉर मोर देन 5 आवर एंड ही शुड बी अलाउड टू अवेल एन इंटरवल ऑफ रेस्ट ऑफ एटलीस्ट हाफ एन आवर ड्यूरिंग द वर्क इन ए डे। तो यहाँ पे सेक्शन 55 में क्या कहा गया है कि टाइमिंग ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी पर्सन हो लगातार 5 घंटे से ज़्यादा काम ना करना पड़े और बीच में उसको कम से कम आधे घंटे का रेस्ट भी मिले। यानी 9 घंटे एक दिन में काम कर सकता है, तो 5 घंटे के बाद आपको उसको क्या देना होगा, लंच ब्रेक देना होगा या रेस्ट ब्रेक देना होगा, उसके बाद फिर बाकी रिमेनिंग आवर से काम करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको टाइमिंग वहाँ पे रखनी है। The period of work of a workman should be so arranged that inclusive of his interval for rest under the section 655 should not spread over more than 10.5 hour in any day। तो सेक्शन 56 में ये कहा गया है कि वर्किंग आवर तो 9 आवर है कि मैक्सिमम एक दिन में 9 घंटे काम कर सकता है और आधे घंटे का आप उसको रेस्ट भी दे सकते हो। तो उसको मिला के, यानी कि टोटल वर्किंग आवर रेस्ट आवर को मिला के भी जो है किसी भी दिन 10 घंटे, 10.5 घंटे से ज़्यादा वर्कमैन आपके फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता है। तो पीरियड उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वर्कर works in a factory for more than 9 hours in a day or for more than 48 hours in any week, he shall in respect of overtime work be entitled to wages at the rate of twice his ordinary rate of wages। तो सेक्शन 59 में ये चीज़ कही गई है कि अगर कोई वर्कर जो है 9 घंटे से ज़्यादा काम करता है किसी फैक्ट्री में, तो उस केस में उसको जो है कंपनसेशन मिलेगा, ओवर टाइम मिलेगा उसको, यानी कि एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। और नॉर्मली जो वेजेस होता है इंटाइटल, उसका दुगना जो है उसको मिलेगा अगर वो ओवर टाइम कर रहा है या अगर आप उससे ओवर टाइम ले रहे हैं। तो ये जो है किस में कहा गया है, वर्किंग आवर ऑफ एडल्ट वर्कर्स के लिए फैक्ट्री एक्ट 1948 में। फिर जो है फैक्ट्री एक्ट 1948 में कहा गया कि फर्दर रेस्ट्रिक्शंस ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन। तो सेक्शन 66 में जो है वुमेन के एम्प्लॉयमेंट पे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन है। क्या है कि वुमेन इज नॉट अलाउड टू वर्क ड्यूरिंग द नाइट आवर फ्रॉम बिटवीन 10 PM टू एंड 5 AM। तो वुमेन्स वर्कर्स जो होती हैं वो किसी भी फैक्ट्री में रात में काम नहीं कर सकती। 10 बजे रात से लेकर सुबह 5 बजे तक वो जो है काम नहीं कर सकते, उनसे जो है वर्क नहीं करवाया जा सकता। फैक्ट्री एक्ट 1948 शैल अलाउ वुमेन टू वर्क इन बिटवीन द आवर्स ऑफ 6 AM एंड 7 PM। तो सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक जो है फैक्ट्री एक्ट 1948 वो अलाउ करता है कि आप वुमेन वर्कर से काम करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है सेक्शन 67 प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रेन। तो 67 में कहा गया है कि जो यंग चिल्ड्रन होते हैं उनका जो है आप एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते हो। तो कैसे होता है, नो चाइल्ड हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज 14 ईयर्स शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री। यानी कि सेक्शन 67 में ये चीज़ कही गई है कि आपने चाइल्ड लेबर एक्ट में भी देखा था कि कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसा चाइल्ड जो कि 14 ईयर कंप्लीट नहीं किया है, वो फैक्ट्री में काम करने के लिए एलिजिबल नहीं है, उसको अलाउ नहीं है एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948। सेक्शन 68 में क्या गया, नॉन एडल्ट वर्कर टू कैरी टोकन्स। यानी नॉन एडल्ट वर्कर का कहने का मतलब क्या है, ए चाइल्ड हु हैज कंप्लीटेड हिज 14 ईयर और एडोलसेंट्स शैल नॉट बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री अनलेस। यानी कि 14 ईयर तो कंप्लीट करे लेकिन अभी जो है वो नॉन एडल्ट है, ठीक है, चाइल्ड में ही आता है लेकिन नॉन एडल्ट है, तो उस केस में उसको टोकन चाहिए होगा। क्या टोकन चाहिए होगा, इस सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ग्रांटेड विद द रेफरेंस टू हिम अंडर सेक्शन 69 इज इन द कस्टडी ऑफ मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री। तो उसके पास एक सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस होना चाहिए जो कि वहाँ पे जो भी कंसर्न पर्सन होता है वो उसको सर्टिफिकेट देगा, जो काउंसलर होता है या फिर जो मेडिकल ऑफिसर होता है वो सर्टिफिकेट देगा उस पर्सन को जो 14 ईयर से अबव है, और वो सर्टिफिकेट के साथ ही जो है वो अलाउड होगा किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए। सच चाइल्ड और एडोलसेंट्स कैरीज व्हाइल ही इज एट वर्क ए टोकन गिविंग ए रेफरेंस टू सच सर्टिफिकेट। यानी कि एक तरीके का वो टोकन होता है कि हाँ आपको परमिशन मिला है कि आप जो है काम कर सकते हो क्योंकि आप जो है फिट हो। ओके, तो वो सर्टिफिकेशन चाहिए होगा नॉन एडल्ट वर्कर के लिए। तो बात कर लें कि एम्प्लॉय सेफ्टी या फिर एम्प्लॉय हेल्थ की नीड क्यों है, क्या पर्पज है इसका। तो सबसे पहली चीज़ कि टू डिक्रीज एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर। यानी कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर एम्प्लॉय अपने आप को सेफ नहीं फील करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, या आपको उसको लगता है कि बहुत रिस्की काम है वो नहीं कर पाएगा, या फिर जो है उसको जो है लगता है कि उसका हेल्थ जो है यानी कि वो फिजिकली या फिर मेंटली सही
सही नहीं है, वर्क प्रेशर ज़्यादा है, वो जो है टेंशन में रहता है, वो अपने अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहा, अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा, तो उस केस में क्या होता है कि वो एब्सेंट होना स्टार्ट हो जाता है उसका, या फिर होता क्या है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चला जाता है। तो इसको डिक्रीज करने के लिए एम्प्लॉय सेफ्टी और एम्प्लॉय हेल्थ पे जो है फोकस करना चाहिए। टू रिड्यूस डिससेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय के अंदर डिससेटिस्फैक्शन आ जाता है, और जब डिससेटिस्फैक्शन आ जाता है तो उसको लेकर फिर एम्प्लॉय जो है सेम एब्सेंटेज या फिर टर्नओवर जो है बढ़ने लगता है, तो उसको रिड्यूस करना। टू डिक्रीज द ऑकरेंस ऑफ जॉब रिलेटेड डिजीज, यानी कि जॉब की वजह से बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो कोयले की खदान में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे काम कर रहे हैं, सीमेंट की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे धूल होते हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ को जो है डिफरेंट टाइप के डिजीज़ हो जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए, उससे कम करने के लिए जो है एम्प्लॉय सेफ्टी और एम्प्लॉय हेल्थ पर जो है फोकस करना चाहिए। टू बूस्ट एम्प्लॉय मोरल, एम्प्लॉय की मोरल को बूस्ट करने के लिए, एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए कि उनका काम जो है रिस्की नहीं है, रिस्क है, तो उसके लिए सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं, उस चीज़ को जो है यहाँ पे उसकी वजह से जो है एम्प्लॉय सेफ्टी और हेल्थ पर जो है फोकस करना चाहिए। टू इन्हेंस वर्कर इफेक्टिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी, यानी कि वर्कर की इफिशियंसी, वर्कर की प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए एम्प्लॉय सेफ्टी और एम्प्लॉय हेल्थ के ऊपर फोकस किया जाता है, क्योंकि एम्प्लॉय का हेल्थ सही होगा तो एम्प्लॉय परफॉर्म अच्छा करेगा, एम्प्लॉय सेफ फील करेगा तो एम्प्लॉय जो है अपने काम को सही ढंग से कर पाएगा, तो उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी इफेक्टिवनेस क्या होगी, बढ़ेगी। एंड ओवरऑल टू सेव ह्यूमन लाइफ्स, ह्यूमन लाइफ जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, और उसको सेव करने के लिए एम्प्लॉय सेफ्टी और एम्प्लॉय हेल्थ के ऊपर जो है सभी ऑर्गेनाइजेशन को, एम्प्लॉयर को काम करना चाहिए। और ये पर्पज होता है मेनली जिसकी वजह से एम्प्लॉय सेफ्टी और एम्प्लॉय हेल्थ को ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट किया जाता है, इसके रूल्स को फॉलो किए जाते हैं। मेजर्स टू प्रमोट एम्प्लॉय हेल्थ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के पीछे, उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के पीछे उनके एम्प्लॉय का बहुत बड़ा रोल होता है। बिना ह्यूमन रिसोर्स के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर सकती है। क्लियर? तो स्किलफुल, नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्टीज एम्प्लॉयज का होना ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ एम्प्लॉय के हेल्थ पर भी ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉय जो है वो फिजिकली, मेंटली इन्वॉल्व होता है ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए। तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो है अपने एम्प्लॉय की हेल्थ पर फोकस करे, क्योंकि अगर एम्प्लॉय फिजिकली या फिर मेंटली जो है या फिर अपने वर्क लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाएगा तो उस केस में एम्प्लॉय डिस्टर्ब रहेगा, और एम्प्लॉय अगर डिस्टर्ब रहेगा तो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, और जब अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी जो है, जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को ये चीज जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट मेजर्स का इस्तेमाल करे, डिफरेंट टेक्निक का इस्तेमाल करे, जिससे कि एम्प्लॉय के हेल्थ को प्रमोट कर सके, एम्प्लॉय को हेल्दी रख सके। So to promote employee health, organization can implement various measures focusing on physical, mental and work-life balance, well-being। देखिए ये तीन इंपॉर्टेंट चीज है कि एम्प्लॉय फिजिकली फिट हो, एम्प्लॉय मेंटली भी फिट हो, और एम्प्लॉय का वर्क लाइफ जो है वो भी बैलेंस रहे, यानी कि काम और उसका पर्सनल लाइफ जो है वो दोनों में बैलेंस रहे। ये नहीं कि खाली वो वर्क पे ही फोकस कर रहा है, या फिर ऐसा भी ना हो कि पूरा लाइफ पे, अपने पर्सनल लाइफ पे फोकस कर रहा है, वर्क पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो बैलेंस्ड होना चाहिए। क्लियर? तो इन तीन चीजों को लेकर जो है ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट मेजर्स का इस्तेमाल करना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कि सबसे पहली चीज हेल्दी वर्कप्लेस एनवायरनमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जहां पर भी एम्प्लॉय से आप वर्क ले रहे हो और काम करवा रहे हो आप उनसे, वहां पर उनको बैठने के लिए लाइटिंग अच्छी जो है वहां पर प्रोवाइड की जाए, डिम लाइट ना हो, लाइट अच्छी क्वालिटी में रहे, अच्छी क्वांटिटी में रहे, सीटिंग की व्यवस्था वहां पर अच्छे से हो, क्योंकि अगर बॉडी फिजिकली अगर वो बैठने में प्रॉब्लम हो रही होगी उसको, तो फिर वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा अपने काम पर। ठीक है? एक पॉजिटिव वर्क कल्चर जो है वहां पर डेवलप किया जाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिससे कि जो एम्प्लॉय है उसको कोई स्ट्रेस ना हो और जो है वेलबींग प्रमोट हो। क्लियर? तो हेल्दी वर्कप्लेस एनवायरनमेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। एक ये मेजर है जिसके जरिए एम्प्लॉय के फिजिकल हेल्थ को प्रमोट किया जा सकता है। क्लियर? कि अगर आप उसको हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट दोगे, वहां पर आके वो खुश होता है, एक पॉजिटिव वर्क कल्चर उसको मिलता है, बैठने के लिए, उठने के लिए, खाने पीने के लिए, और जो है अच्छी लाइटिंग वहां पर है, तो वो खुश रहेगा, उसको काम करने में अच्छा लगेगा। क्लियर? इसी तरीके से नेक्स्ट है हेल्थ चेकअप। हेल्थ चेकअप जो है कुछ इंटरवल पे, जैसे ईयरली हो गया, ईयरली जो है वहां पर सभी एम्प्लॉय का हेल्थ चेकअप वहां पर करवाते रहना चाहिए, जिससे कि अगर कोई भी वहां पर प्रॉब्लम आने वाली हो तो उसको पहले से ही प्रिवेंट किया जा सके। क्लियर? ऑफरिंग रेगुलर हेल्थ स्क्रीनिंग एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस टू प्रिवेंटिव केयर कैन हेल्प एम्प्लॉयज आइडेंटिफाई एंड मैनेज पोटेंशियल हेल्थ इशू अर्ली ऑन, यानी कि पहले से इनको अपने हेल्थ इश्यूज अगर कुछ हो रहे होंगे, बीपी, शुगर या फिर कोई और प्रॉब्लम अगर उनको हो जाएगी, तो उनको पहले से आइडेंटिफाई हो जाएगा, और जब पहले ही आइडेंटिफाई हो जाएगा तो वो फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट मेजर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो मेडिसिन लें, चाहे वो योगा या फिर फिजिकल एक्टिविटीज के जरिए उसको कंट्रोल करके, जो अच्छी क्वालिटी का फूड जो है कंज्यूम करके वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगला है इनकरेज फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी को भी इनकरेज करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे कि एम्प्लॉय जो है डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करे और जो है वो हेल्दी रहे। बहुत बार ऐसे पोस्ट होते हैं, ऐसी जॉब्स होती हैं जहां पर एम्प्लॉय को बैठे बैठे चेयर पे ही सुबह से लेकर शाम तक बैठे बैठे काम करना होता
होता है, तो ऐसे में उनको जो है ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, क्लियर, आईसाइट वीक हो सकता है। तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो एम्प्लॉय को ऐसा प्रमोट करें, मोटिवेट करें उनको कि वो बीच-बीच में गैप लें, ये नहीं कंटीन्यूअस की चेयर पे बैठे ना रहें, कि बीच-बीच में गैप लें। अगर स्क्रीन देख रहे हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप पे काम करते तो चश्मे का इस्तेमाल करें, क्लियर। तो फिजिकल एक्टिविटीज को वहां पर इंकरेज करना है, जिम जाएं, क्लियर, जो है जिम जाएं या फिर योगा करें, इस तरीके की एक्टिविटीज को उनको परसुएट करने के लिए मोटिवेट करें। प्रमोट एक्टिव कमिटिंग, ऑफर फिटनेस प्रोग्राम और प्रोवाइड ऑन साइट जिम्स। ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो वो जो अपने ऑफिस में ही जो है वहां पर जिम, जो है जिम की फैसिलिटी वहां पर उनको एम्प्लॉयज को दे सकता है। टू इनकरेज एम्प्लॉयज टू एंगेज इन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। बहुत बार होता है कि ऑफिस में इतना काम होता है कि जो एम्प्लॉय है वो बाहर कहीं भी कोई एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाता है और ऑफिस में तो नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो है या तो उनको फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम के लिए एनरोल करे या फिर खुद जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही उनको जिम की फैसिलिटीज वहां पर प्रोवाइड करे या फिर योगा के जरिए जो है वहां पर उनको मेडिटेट करवाए, फिजिकल एक्टिविटीज कंडक्ट कराए। इसी तरीके से हेल्दी फूड एंड स्नैक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि फास्ट फूड आइटम जो वहां पर ऑर्गेनाइजेशन के कैंटीन में मिल रहे होते हैं, तो जिसको कंज्यूम करने के बाद एम्प्लॉय जो है लेथार्जिक हो जाता है, उसको आलस आने लगता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हेल्दी फूड और स्नैक्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अवेलेबल होना चाहिए और साथ ही साथ एम्प्लॉय को भी मोटिवेट करना चाहिए कि न्यूट्रिशियस फ्रूट जो है वो कंज्यूम करे अपने घर पे भी जाके। प्रोवाइड हेल्दी फूड ऑप्शन एंड इनकरेज एम्प्लॉय टू मेक न्यूट्रिशियस चॉइसेस, क्लियर। तो ये जो है एक इंपॉर्टेंट मेजर हो गया। इसी तरीके से एम्प्लॉय के जो मेंटल हेल्थ है उस पर भी फोकस करना चाहिए, जैसे कि एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम। बहुत बार होता है कि एम्प्लॉय के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं जिसको वो किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, ना ही अपने फैमिली में कम्युनिकेट कर पाता है उस प्रॉब्लम को, ना ही किसी और से शेयर कर पाता है। तो ऐसे में जो है अंदर ही अंदर उसका दिमाग जो है परेशान रहता है और जब वो मेंटली परेशान रहेगा तो अपने वर्क पे फोकस नहीं कर पाएगा। तो ऑफर एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम टू प्रोवाइड कॉन्फिडेंशियल काउंसलिंग एंड सपोर्ट फॉर एम्प्लॉयज फेसिंग पर्सनल और वर्क रिलेटेड चैलेंज। तो वर्क से रिलेटेड कोई चैलेंज है या फिर उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए, उसको डिस्कस करने के लिए आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन को जो है एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम वहां पर प्रोवाइड करना चाहिए। यानी कि किसी को अपॉइंट कर दिया जाएगा, एक डॉक्टर होगा, साइकोलॉजिकल डॉक्टर होता है खासकर, वो जो है डिफरेंट एम्प्लॉय जिसको भी प्रॉब्लम होगी वो अपना उस डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम जो है वहां पर ऑर्गेनाइजेशन को रन करना चाहिए। ये भी एक तरीका है जिससे मेंटल हेल्थ को जो है वहां पर प्रमोट किया जा सकता है। इसी तरीके से स्ट्रेस मैनेजमेंट है, तो स्ट्रेस को मैनेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस क्या होता है कि एक्चुअली बहुत सारे वर्कलोड, बहुत सारे टारगेट जो है ऑर्गेनाइजेशन में मिलते हैं, घर का प्रेशर, काम का टेंशन, तो ऐसे में एम्प्लॉय स्ट्रेस ले लेता है। तो स्ट्रेस को भी मैनेज करना आना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो स्ट्रेस को मैनेज करने पर फोकस करे। इंप्लीमेंट प्रोग्राम एंड रिसोर्सेज टू हेल्प एम्प्लॉयज मैनेज स्ट्रेस सच एज माइंडफुलनेस ट्रेनिंग और योगा। तो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि एम्प्लॉय को योगा करवाए या फिर माइंडफुलनेस ट्रेनिंग जो है वहां पर प्रोवाइड करे, जिससे कि एम्प्लॉय का जो स्ट्रेस है वो कम हो, स्ट्रेस को वो मैनेज कर सके। अगर स्ट्रेस नहीं लेगा एम्प्लॉय तो वो अपने वर्क को अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। इसी तरीके से वर्क लाइफ बैलेंस, इस पे भी फोकस करना चाहिए। एनकरेज एम्प्लॉय टू टेक ब्रेक्स, यूटिलाइज वैकेशन टाइम एंड एस्टेब्लिश हेल्दी बाउंड्रीज बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ। वर्क लाइफ यानी कि काम और लाइफ यानी अपना पर्सनल लाइफ, इन दोनों के बीच में एम्प्लॉय को बैलेंस बनाना आना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि इस चीज पे फोकस करें कि जो एम्प्लॉय वो कंटिन्यूस काम ना कर रहा, वो ब्रेक भी ले, वो जो है छुट्टियां हैं तो छुट्टियों में वैकेशन पे जाए, अपने फैमिली के साथ भी बिताए, अपने पर्सनल लाइफ, अपने पर्सनल चॉइसेस के भी ऊपर फोकस करे और काम के साथ भी जो है लॉयल रहे। तो वर्क और लाइफ दोनों के बीच में वो बैलेंस बना के रखे, क्योंकि बहुत बार होता है कि अगर वर्क पे ही फोकस कर लिया तो उसकी लाइफ खराब हो जाएगी। लाइफ अगर खराब हुई तो फिर ऐसे में जो है वो आगे चल के अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं दे पाएगा और लाइफ पे ही फोकस कर रहा है, काम पे फोकस नहीं करता तो भी प्रॉब्लम है। तो वर्क और लाइफ के बीच में बैलेंस बनाना जरूरी है। इसी तरीके से प्रमोट ओपन कम्युनिकेशन, ये जैसे कि अभी हमने देखा ना एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम, तो सेम कुछ हद तक ये भी है प्रमोट ओपन कम्युनिकेशन। बहुत बार होता है कि एम्प्लॉय के अंदर जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे ग्रेवियंसेस होते हैं, इश्यूज होते हैं, तो ऐसे केस में जो है वो मन ही मन सोचता रहता है और आगे कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, तो उसकी परफॉर्मेंस पूरी हो जाती है। तो ऐसे में ओपन कम्युनिकेशन जो है वो प्रमोट किया जाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में कि किसी भी एम्प्लॉय को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इश्यूज हो, कोई भी ग्रेवियंसेस है, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है अपने बॉस से। तो क्रिएट अ कल्चर वेयर एम्प्लॉय फील कंफर्टेबल डिस्कसिंग मेंटल हेल्थ कंसर्न एंड सीकिंग हेल्प, जहां पर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहां पर किसी को घबराहट ना हो अपनी प्रॉब्लम को बताने में, एम्प्लॉय आसानी से अपनी प्रॉब्लम को बता सके और जो है वहां पर हेल्प ले सके। ऐसा जो है एक ऐसा एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना चाहिए।
ऐसा फैमिली में भी आपको देखने को मिलता होगा कि कुछ फैमिलीज में ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप से सारी बातें शेयर कर लेते हैं, वहीं पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने माँ बाप से सारी बातें शेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा इन्वायरमेंट घर में बन गया है कि बच्चे या तो माँ बाप से डर रहे हैं या बच्चे माँ बाप से फ्रेंडली हो गए हैं। तो जो बच्चे माँ बाप से फ्रेंडली होंगे वो सारी बातें शेयर करेंगे, जो बच्चे माँ बाप से डरते हैं, जो है फ्रेंडली नहीं होंगे, वहां पर बच्चे बात शेयर नहीं करेंगे। तो ऐसे केस में बच्चे के मेंटल हेल्थ पे जो है वहां पर कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ता है अगर वो अपनी बात कहीं और शेयर नहीं कर पाएगा। क्लियर। इसी तरीके से अगला जो टेक्निक है, मेजर है, दैट इज इनकरेज ब्रेक। जैसा कि हमने पहले बताया कि लगातार काम ना करने पाए एम्प्लॉय, लगातार काम कर रहा है, सुबह से लेकर शाम तक बैठा हुआ है, तो वो फिर जो है वो डिप्रेस हो जाएगा, स्ट्रेस उसको ज्यादा हो जाएगा, क्लियर, उसकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं लो हो जाएगी। तो ऐसे में जो है ब्रेक को इंकरेज करना है, यानी कि बीच बीच में 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद ब्रेक ले ले। साथ ही साथ अगर सिस्टम पे काम कर रहा है तो हर आधे घंटे 1 घंटे बाद जो सिस्टम से दाएं बाएं थोड़ा सा वॉक कर ले, फिर उसके बाद आगे काम करना स्टार्ट करे। तो ब्रेक को भी इंकरेज करना चाहिए। प्रमोट रेगुलर ब्रेक थ्रू आउट द डे टू रिड्यूस फैटिग एंड इंप्रूव फोकस। फोकस को इंप्रूव करने के लिए, फैटिग को दूर करने के लिए रेगुलर ब्रेक जो है वो जरूरी है डे में। ये एक दिन के अंदर की बात हो रही है, यानी कि एक दिन में लगातार वो जो काम ना करे, लगातार ना काम करे, बल्कि ब्रेक लेकर काम करे। ठीक है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेजर है दैट इज सेफ्टी ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। बहुत सारे ऐसे जॉब्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं जो कि रिस्की होते हैं, जिसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर जो है ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एम्प्लॉय को जो भी डिफरेंट सेफ्टी ट्रेनिंग है उसको प्रोवाइड किया जाए, जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं उसके बारे में उसको जानकारी दी जाए, किस तरीके से कौन सी चीजें इस्तेमाल करनी है जिससे कि वो अपने आप को सेफ रख सकता है। ये चीजें जो है ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो एम्प्लॉय को प्रोवाइड भी करे और उसके बारे में नॉलेज भी दे। भाई बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट होते हैं, जैसे हेलमेट हो गया, इंजीनियर्स हैं उनको हेलमेट लगाना जरूरी है, तो हेलमेट के बारे में जानकारी दे कि हेलमेट लगाना जरूरी है जब भी वो साइट पे जाएं, और साथ ही साथ उनको हेलमेट प्रोवाइड भी करे। तो प्रोवाइड ऑन गोइंग सेफ्टी ट्रेनिंग एंड रीइंफोर्स सेफ्टी पॉलिसीज टू प्रिवेंट वर्कप्लेस इंजरीज। तो वर्क प्लेस पे कोई भी इंजरीज ना हो, इसको प्रमोट करने के लिए सेफ्टी ट्रेनिंग और अवेयरनेस के बारे में जानकारी दिया जाए और उसके इक्विपमेंट्स भी वहां पर प्रोवाइड किए जाए। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स थे जिसके जरिए एम्प्लॉय हेल्थ को प्रमोट किया जा सकता है। कौन कौन से थे? एक तो हेल्दी वर्कप्लेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, चेकअप्स जो है वहां पर हेल्थ चेकअप जो है कंडक्ट कराया जाए ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए यानी कि एक्सरसाइज जिम करने के लिए जो उनको प्रमोट किया जाए, हेल्दी फूड और स्नैक्स जो है लेने के लिए कहा जाए, न्यूट्रिशियस फूड जो है कंज्यूम करने के लिए बोला जाए, एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम जो है वहां पर प्रोवाइड किया जाए ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जिससे कि जो भी मेंटल हेल्थ है, जो भी मेंटल प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, उसको जो है वो डिस्कस कर सके एम्प्लॉय और उसको जो है उसके लिए सोल्यूशन वहां पर प्रोवाइड किया जा सके। स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर वहां पर काम करना चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर प्रमोट करना चाहिए कि वो जो है वैकेशंस पे जाएं, ब्रेक लें। ठीक है। इसी तरीके से ओपन कम्युनिकेशन को प्रमोट करना चाहिए, ब्रेक्स यानी कि जो एक दिन के अंदर लगातार काम ना करने दे, बल्कि उनको जो है 3 घंटे काम किया फिर ब्रेक लिया, 4 घंटे काम किया फिर ब्रेक लिया, इस तरीके से जो है दिन के अंदर भी जो है उनको मल्टीपल ब्रेक्स वहां पर प्रोवाइड किया जाए और सेफ्टी से रिलेटेड उनको जो है ट्रेनिंग और अवेयरनेस वहां पर जरूर प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि बहुत बार होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनी के अंदर, प्लांट के अंदर काम करते करते भी इंजरीज हो जाती हैं, तो उससे भी बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इंजरी हो गई तो फिर वहां पर फिर से फिजिकल प्रॉब्लम आ जाएगा और फिजिकल जो है अगर फिजिकली एम्प्लॉय फिट नहीं होगा तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो सेफ्टी ट्रेनिंग और अवेयरनेस देना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ मेजर्स थे जिसके जरिए एम्प्लॉय हेल्थ को प्रमोट किया जाता है। एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटना, ये कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है, और ये जो है खुद की लापरवाही से, किसी दूसरे की लापरवाही से, या फिर बाय नेचर जो है ये एक्सीडेंट हो सकते हैं, दुर्घटना हो सकते हैं, जिसकी वजह से किसी को भी फिजिकल या फिर मेंटल हार्म वहां पर पहुंच सकता है। तो जैसा कि अभी आपने न्यूज में देखा होगा कि अहमदाबाद में जो है प्लेन क्रैश हुआ, तो यही जो है क्या है, ये एक्सीडेंट है जहां पर कई लोगों की जान चली गई। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी जो है एम्प्लॉइज वर्क करते हैं, डिफरेंट मशीनरी पे वर्क करते हैं, किसी बिल्डिंग के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो ऐसे में उनके साथ भी अलग अलग तरीके के एक्सीडेंट्स उनको हो सकते हैं। यहाँ पर जो है हम एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सीडेंट को डिस्कस करेंगे। तो इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एन एक्सीडेंट रिफर्स टू एन अनप्लान्ड इवेंट often sudden that result in harm, injury or damage to an employee at the workplace। वर्कप्लेस पर एम्प्लॉय को जब किसी भी घटना की वजह से कोई हार्म, कोई इंजरी या फिर कोई डैमेज होता है, तो उस इवेंट को हम क्या कहेंगे? एक्सीडेंट कहेंगे। तो एक्सीडेंट मतलब क्या हो गया? एक अनप्लान्ड इवेंट था, अचानक से हुआ ना, दुर्घटना अचानक से ही होता है। तो एक अनप्लान्ड इवेंट जिसमें किसी एम्प्लॉय को वर्क प्लेस पर चोट लग जाती है, इंजरी हो जाता है, डैमेज हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्सीडेंट कहेंगे। तो एक्सीडेंट को हम एक्चुअल में एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क प्लेस एक्सीडेंट या फिर ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट भी कहते हैं। तो ए वर्क प्लेस एक्सीडेंट कैन रिजल्ट इन फिजिकल और मेंटल हार्म। फिजिकल हार्म भी हो सकता है, कंप्लीटली डेथ भी हो सकती है, या फिर पार्शियल जो है वहां पर
उसको जो है इंजरीज पहुंच सकती हैं या फिर मेंटल हार्म भी जो है वहां पर उसको पहुंचता है। क्लियर, जैसे कि हाथ टूट गया या फिर पैर टूट गया, क्लियर, या फिर कंप्लीटली डेथ हो गई, तो टेम्पोररी जो है वहां पर डिसेबलमेंट भी होता है, परमानेंट डिसेबलमेंट भी होता है और डेथ भी हो जाती है। क्लियर, तो 3 टाइप के कैटेगरी के आपको एक्सीडेंट देखने को मिलेंगे। एक ऐसा एक्सीडेंट जो कि माइनर होता है, जहां पर हल्का फुल्का चोट आया, उसको जो है बैंडेड वगैरह लगा दिया, फर्स्ट एड दे दिया, नॉर्मल हो गया। क्लियर, ये माइनर एक्सीडेंट होता है। मेजर एक्सीडेंट में वहां पर जो है मेजर एक्सीडेंट में उसके हाथ टूट गए, पैर टूट गया या फिर मेंटल हार्म पहुंच गया, तो मेजर एक्सीडेंट हो जाता है। क्लियर, मेजर एक्सीडेंट भी 3 टाइप के हो सकते हैं। एक तो डेथ हो गया, क्लियर, दूसरा जो है परमानेंट डिसेबल्ड हो गया, यानी कि एक्सीडेंट हुआ, उसका हाथ टूट गया, अब जो है कभी हाथ उसका सही नहीं होगा। और वहीं पर तीसरा है टेम्पोररी डिसेबलमेंट, यानी कि कुछ समय तक के लिए डिसेबल्ड हुआ है, लेकिन आगे चल के प्लास्टर वगैरह लगाकर उसके हाथ पैर को सही किया जा सकता है। क्लियर, तो इस टाइप के जो है एक्सीडेंट होते थे, इसको हमने ऑलरेडी एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्ट और फैक्ट्रीज एक्ट में इसको इन डिटेल ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तो वो आप जरूर देख लें। क्लियर, तो अब हम यहाँ पर बात कर लें, तो एक्सीडेंट आपको समझ में आ गया कि कोई भी ऐसा अनप्लान्ड इवेंट, कोई भी ऐसी अनप्लान्ड घटना जिसकी वजह से एम्प्लॉय को वर्क प्लेस पे कोई भी इंजरीज हो, चाहे वो माइनर इंजरी हो, चाहे मेजर इंजरी हो, चाहे वो टेम्पोररी डिसेबलमेंट हो, परमानेंट डिसेबलमेंट हो या फिर डेथ हो जाती है, तो उस इवेंट को हम एक्सीडेंट कहते हैं। क्लियर, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको वर्क प्लेस एक्सीडेंट या फिर ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट भी कहते हैं। अब बात कर लें कि ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं किस वजह से होते हैं, इनके पीछे क्या कॉज होता है। क्लियर, तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कॉज है दैट इज हैजार्डस मटेरियल। बहुत बार होता है कि बहुत सारे ऐसे हैजार्डस, बहुत ही खतरनाक मटेरियल का इस्तेमाल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क प्लेस पे एम्प्लॉय को जो है वर्क करना पड़ता है उस पर, जैसे कि कोयले का खदान देख लीजिए या फिर कोई ऐसी मशीनरी देख लीजिए जिसपे जो है एम्प्लॉय को वर्क करना पड़ता है। तो अगर उसको गलत तरीके से उसको हैंडल किया गया या फिर गलत तरीके से हैजार्डस मटेरियल को स्टोर किया गया, लीकेज कहीं पे हो गई, जैसे गैसेज होती हैं, कहीं लीक हो गया, जो कि आपने देखा होगा गैस का जो भोपाल कांड हुआ था, तो गैस की वजह से जो है वहां पर कितने लोगों की जान गई थी। तो जो हैजार्डस मटेरियल है अगर उनको प्रॉपर से हैंडल नहीं किया गया, उनको प्रॉपर से स्टोर नहीं किया गया और एप्रोप्रिएट जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसको जो है नहीं दिया गया, तो इसके एब्सेंस में जो है वहां पर एक्सीडेंट हो सकता है। गैस लीक कर जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। जो है हैजार्डस मेटेरियल को सही तरीके से हैंडल नहीं किया, एक्सीडेंट हो सकता है। आपने जो डिफरेंट इक्विपमेंट्स पहनने चाहिए थे, उस इक्विपमेंट्स को पहनकर आपने जो हैजार्डस मेटेरियल को नहीं छुआ, तो वहां पर भी एक्सीडेंट हो सकता है। क्लियर, जैसे ग्लव्स हो गया, हेलमेट हो गया, इन सब चीजों का वहां पर इस्तेमाल करना जरूरी, अगर नहीं करेंगे तो वहां पर एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये जो है इंपॉर्टेंट कॉज हो गया। क्लियर, हैजार्डस का मतलब होता है खतरनाक, रिस्की मटेरियल। वहीं पर नेक्स्ट है पुअर हाउसकीपिंग। बहुत बार होता है कि जो वर्क स्पेस होता है वो गंदा है, क्लियर, या फिर वहां पर स्लिपरी है, तो वो सही तरीके से साफ नहीं किया गया, तो वहां पर जो है फ्लोर पे लोगों का पैर फिसल सकता है, जिसकी वजह से उनको जो है स्लिप या ट्रिप या फिर फॉल, वो गिर सकते हैं, सर पे चोट आ सकती है, हाथ पैर टूट सकता है। तो पुअर हाउसकीपिंग की वजह से भी जो है वहां पर एक्सीडेंट्स होते हैं। स्लिप कर गया, क्लियर, स्लिप कर गए तो हाथ पैर कमर कहीं पे भी चोट आ सकती है। इनएडिक्वेट लाइटिंग, इनएडिक्वेट लाइटिंग भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से एडिक्वेट होता है। सही से अगर जो है वर्क प्लेस पे लाइटिंग नहीं है, तो ऐसे में जो हैजार्डस मटेरियल है उनको जो है उनको देखना जो है थोड़ा सा टफ हो जाता है, और जिसकी वजह से एक्सीडेंट के वहां पर चांसेस बढ़ जाते हैं। इक्विपमेंट फेलियर, ये भी जो है एक इंपॉर्टेंट एक्सीडेंट होने का कॉज है कि भाई आप मशीन चला रहे हो, अचानक से मशीन जो है खराब हो गया, माल फंक्शन हो गया मशीनरी, ठीक है, तो ऐसे में जो वहां पर एक्सीडेंट हो जाता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी बहुत सारे होते हैं कि वेंटिलेशन बहुत कम थी, इसकी वजह से सांस फूलने लग जाती है, हेडेक होने लग जाता है जो है एम्प्लॉइज़ को। एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ पर हो रही है, फिर बहुत ज़्यादा चिल्ड इन्वायरमेंट है, क्लियर, एक्सपोजर टू हार्मफुल सब्सटेंसेस, तो इन सब चीज़ों की वजह से भी जो वहाँ पर एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं। इनसफिशिएंट सेफ्टी डिवाइसेज, जो अलग अलग डिवाइसेज होती हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉय को सेफ्टी मिलती है, वो अगर वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, वर्क प्लेस पर नहीं है, तो इसकी वजह से एक्सीडेंट वहाँ पर हो जाता है। क्लियर, इम्प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक, सामान को उठाने का अलग अलग तरीका होता है, क्लियर। अब गलत तरीके से अगर कोई एम्प्लॉय किसी सामान को लिफ्ट कर रहा है, तो ऐसे में उसको फ्रैक्चर होने के वहां पर चांसेस होते हैं, स्ट्रेन आ जाएगा, स्प्रेन हो जाएगा, इंजरीज हो जाएंगी। क्लियर, तो लिफ्टिंग यानी कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह जब उठाकर रख रहे हैं, तो वहां पर भी प्रॉपर ट्रेनिंग वहां पर देनी चाहिए कि सही तरीके से कैसे लिफ्ट किया जाता है सामान को। इग्नोरिंग सेफ्टी प्रोसीजर, जो भी सेफ्टी गाइडलाइन से सेफ्टी प्रोसीजर होती हैं, उनको अगर जब एम्प्लॉय जो है वहां पर फॉलो नहीं करता है, तो उसकी वजह से भी एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे कि पीपीई जो है उसको वहां पर वियर करके जाना चाहिए कहीं पे भी, और हैजार्डस मटेरियल्स को बिना पीपीई के नहीं छूना चाहिए, और एम्प्लॉय जो है बिना पीपीई के ही छू रहा है, तो ऐसे में एक्सीडेंट वहां पर हो जाएगा। हेलमेट लगाकर वो जो है कंस्ट्रक्शन साइट पे नहीं जा रहा है, तो वहां पर एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। क्लियर, तो इग्नोरिंग सेफ्टी प्रोसीजर। हॉर्स प्ले एंड रेकलेसनेस, बहुत बार होता है कि एम्प्लॉय जो है गलत तरीके से अनसेफ बिहेवियर जो है वो वर्क प्लेस पे शो करते हैं, रन कर रहे हैं,
एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं या फिर डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं दूसरे को। कई बार होता है ना कि आपने देखा होगा कि प्रेयर कर रहा है तो प्रेयर में जो है दूसरे बच्चे दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं। तो इसकी वजह से भी क्या होता है भाई, डिस्ट्रैक्ट कर दोगे तो अपने काम पे फोकस नहीं कर पाएगा और वहां पर फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर? तो हॉर्स प्ले या फिर रेकलेस नहीं होना चाहिए। फैटिंग एंड स्ट्रेस, बहुत बार होता है कि एम्प्लॉय इतना काम करते करते थक जाता है। तो ऐसे केस में जब अगर कोई बंदा जो है थक गया है तो ऐसे में उससे गलती होने के चांसेस वहां पर ज्यादा होते हैं। तो इसलिए देखा होगा आपने कि ऑर्गेनाइजेशन में वहां पर ब्रेक दिए जाते हैं कि 2 घंटा काम किया, 3 घंटा काम किया, उसके बाद फिर वहां पर जो है उसको ब्रेक दिया जाता है कि वो लंच कर ले, चाय पी ले। तो ब्रेक वहां पर होता है जिससे कि उसको फैटिग या फिर स्ट्रेस वहां पर कम हो। क्लियर? इसी तरीके से जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक्सीडेंट होने का, दैट इज ओवर एक्सर्शन। बहुत बार एम्प्लॉय जो है वो लगातार काम करते जाता है, अपनी फिजिकल लिमिट्स के बियॉन्ड जाके वो काम करना कर देता है। तो ऐसे केस में फिर वहां पर जो है इंजरीज होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि कोई पर्सन है वो 20 केजी आराम से उठा लेता है, लेकिन वो 20 केजी के बजाय 30 केजी 40 केजी उठाना स्टार्ट कर दे तो वहां पर फिर जो क्या होगा, वहां पर एक्सीडेंट होने के चांसेस रहेंगे ना। क्लियर? किसी भी व्हीकल की लिमिट जो है वो सपोज करिए जैसे लिफ्ट है तो लिफ्ट में लिमिट वहां पर बता देगी कि एक बार में 10 से ज़्यादा लोग उस लिफ्ट में ना जाएं, या फिर वहां पर वेट भी बता दिया जाता है कि 10 लोग या फिर इतने वेट से ज़्यादा लोग वहां पर ना जाएं। अब उस वेट से या फिर उस नंबर ऑफ पर्सन से ज़्यादा लोग लिफ्ट में जाएंगे तो लिफ्ट टूटेगी, लिफ्ट टूटेगी तो वहां पर एक्सीडेंट हो जाता है। तो ओवर एग्जर्शन यानी कहने का मतलब है कि अपने फिजिकल कैपेसिटी से बियॉन्ड जाकर काम ना करें। फेल्योर टू यूज पीपीई, जैसा कि मैंने बताया कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होते हैं वर्क प्लेस पे काम करने के लिए, उनका इस्तेमाल अगर एम्प्लॉय नहीं करेगा तो उसकी वजह से वहां पर एक्सीडेंट हो सकता है। जो ग्लासेस होते हैं जैसे सन ग्लास हो गया, या फिर जो है बिल्डिंग का काम कर रहे हैं तो वहां पर चश्मा लगाना जरूरी है, ग्लव्स हो गए, हार्ड हैट्स हो गए। तो अगर इसको जो है वो इस्तेमाल नहीं करेगा तो फिर वहां पर एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। डिस्ट्रैक्शन, जैसा कि हमने बताया कि एक इंपॉर्टेंट है। आजकल के टाइम पे मोबाइल फोन का इस्तेमाल लोग करने लग जाते हैं, तो कुछ पर्सनल इशूज हैं, घर का प्रॉब्लम है वो माइंड में चल रहा है, या फिर आप मोबाइल फोन चला रहे हो तो इसकी वजह से जो है वहां पर डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, और यानी कि उसका जो कंसंट्रेशन है वो टूटता है और फिर वहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, और मिस्टेक होगा तो वहाँ पर फिर एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसी तरीके से ऑपरेटिंग इक्विपमेंट विदाउट ऑथराइजेशन, यानी कि बहुत बार होता है कि जो मशीनरी या फिर इक्विपमेंट है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग एम्प्लॉय के पास नहीं होती है, और जब उसको बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के एम्प्लॉय उस मशीनरी को जो है चलाना स्टार्ट कर देता है तो फिर वहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी कोई पर्सन है उसके पास जो है कार को चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो ऐसे केस में अगर वो कार चलाएगा तो वहां पर एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक्सीडेंट होने के कुछ कॉजेज हैं कि क्यों वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो नॉर्मली देखें भाई, खतरनाक रिस्की मटेरियल्स हैं उसको सही तरीके से हैंडल या फिर आप जो स्टोर करके नहीं रखोगे तो एक्सीडेंट होगा। आपने सही तरीके से इक्विपमेंट, सेफ्टी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल नहीं किया है तो एक्सीडेंट होगा। आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, कहीं दूसरी तरफ ध्यान है, अपनी फिजिकल कैपेसिटी से ज़्यादा वर्क कर रहे हो तो फिर वहां पर जो है एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब हम बात कर लें कि जो ये एक्सीडेंट है इनसे प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, ये जो एक्सीडेंट है इनको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, जो आपने भी देखे कि डिफरेंट कॉजेज हैं, अगर वो जो कॉजेज हैं उनको सही तरीके से आप मैनेज करें, पीपीई अपना पहने, हैजार्डस मटेरियल को सही तरीके से स्टोर करके रखें, अपनी लिमिट में काम करें, डिस्ट्रैक्ट ना हो, क्लियर, एक दूसरे को सपोर्ट करके काम करें, जो इक्विपमेंट्स हैं उनको सही तरीके से चलाएं, बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के मत चलाएं तो एक्सीडेंट होंगे ही नहीं। तो यही सब जो है एक्सीडेंट प्रिवेंशन में आ जाएंगे। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज रेगुलर इंस्पेक्शन। ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो जो है कंटिन्यूअस बेसिस पे जो भी डिफरेंट मशीनरी हैं, जो भी हैजार्डस मटेरियल हैं, उनका रेगुलर इंस्पेक्शन करता रहे, जिससे कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो उसको पहले ही कंट्रोल कर लिया जाए। रेगुलर मेंटेनेंस, जो मशीनरी है जिस पे काम हो रहा है, इक्विपमेंट है, उनको मेंटेन रखना चाहिए, उनका मेंटेनेंस जो है रेगुलर होना चाहिए, टाइम टू टाइम सर्विसिंग वहां पर उनकी कराते रहना चाहिए। आपकी कार है, किसी की कार है, अगर टाइम टू टाइम आप वहां पर उसकी सर्विसिंग नहीं कराओगे तो कार कहीं पे भी बंद पड़ सकती है। क्लियर? इसी तरीके से एसी हो गया, तो एसी का अगर आप जो है वहाँ पर सर्विसिंग नहीं करवा रहे तो एसी जो है कूलिंग करना बंद कर देगा। तो ये जो है रेगुलर मेंटेनेंस वहाँ पर बहुत जरूरत है। अगर रेगुलर मेंटेनेंस है तो फिर वहाँ पर जो है इक्विपमेंट फेलियर नहीं होगा, इक्विपमेंट फेलियर नहीं होगा तो एक्सीडेंट होने के चांसेस वहाँ पर नहीं होंगे। इसी तरीके से हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल, तो जो भी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दिख रहा है कि जिसकी वजह से रिस्क हो सकता है एम्प्लॉय को, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो, इम्प्रॉपर स्टोरेज से हो, मशीनरी माल फंक्शन से हो, स्लिपरी फ्लोर से हो, तो इन सबको आइडेंटिफाई करे और उसको कंट्रोल करे जिसकी वजह से कोई एक्सीडेंट वहाँ पर न होने पाए। गुड हाउस कीपिंग, भाई स्लिपरी फ्लोर्स अगर जो है सही तरीके से साफ सफाई नहीं हो रही है, लाइटिंग सही से नहीं है तो वहां पर एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो हाउस कीपिंग अच्छा रखना है, वहां पर क्लीन और जो है ऑर्गेनाइज्ड वर्क प्लेस जो है वहां पर रखना चाहिए, जहां पर वर्क प्लेस है, जहां पर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन, यानी कि अगर पॉसिबल हो तो जो हैजार्डस एलिमेंट्स हैं उनको एलिमिनेट करें या फिर उसका कोई सब्सटीट्यूट या फिर कोई उसका अल्टरनेटिव ऑप्शन वहां पर ढूंढना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, यानी कि सेफ वर्क प्रोसीजर, ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए, पॉलिसी
पॉलिसीज इंप्लीमेंट करिए जिससे कि रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो सके। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वहाँ पर होना जरूरी है। आपने देखा होगा कि हर जगह पे ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पर कुछ गाइडलाइंस जो वहाँ पर पेस्ट किया जाता है कि एम्प्लॉय को ये करना है, ये नहीं करना चाहिए, जिससे कि एक्सीडेंट वहाँ पर ना हो। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वहाँ पर होना जरूरी है। इसी तरीके से पीपीई जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं उनको जो है ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करना चाहिए सभी एम्प्लॉयज़ को, और इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन ने पीपी प्रोवाइड किया है वो एम्प्लॉय उसको वेयर कर रहा है, एम्प्लॉय उसको पहन रहा है। और इंपॉर्टेंट चीज़ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग चाहे वो एम्प्लॉय सेफ्टी से रिलेटेड हो, चाहे वो जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसको कैसे पहना जाना चाहिए। बहुत बार होता है कि पीपी को गलत तरीके से लोग पहन लेते हैं, तो उससे भी जो है वहाँ पर उनकी सेफ्टी पे रिस्क आ जाता है। क्लियर। तो ट्रेनिंग मशीनरी को चलाने को लेकर, लिफ्टिंग को लेकर, चाहे वो जो है प्रॉपर सेफ्टी को लेकर, हर चीज़ को लेकर जो वहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जानी चाहिए। तो इस तरीके से जो है एक्सीडेंट को प्रिवेंट किया जा सकता है। क्लियर। वहीं पर बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जिसको रिपोर्ट करना ऑर्गेनाइजेशन को जरूरी होता है, अपने हाई अथॉरिटीज़ को, गवर्नमेंट को। क्लियर। जैसे कि अगर एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है किसी भी वर्कर की, तो फिर उस एक्सीडेंट को रिपोर्ट करना कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है। इसी तरीके से कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ जहां पर इंजरीज हुई और उस इंजरी की वजह से जो एम्प्लॉय है वो 48 घंटों से ज़्यादा काम नहीं कर सकता है। क्लियर। तो ऐसे केस, ऐसे एक्सीडेंट को भी जो है वहाँ पर रिपोर्ट करना जरूरी होता है। और इसी तरीके से एक्सीडेंट जहाँ पर मशीनरी एक्सप्लोजन या फिर फायर, आग लग जाती है या फिर किसी स्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचता है, कोलैप्स हो जाता है, तो ऐसे एक्सीडेंट का भी रिपोर्ट करना वहाँ पर मैंडेटरी होता है। माइनर एक्सीडेंट है तो वहाँ पर आप जो है खुद मैनेज कर लेता है ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अगर मेजर एक्सीडेंट है, डेथ हो गई, 48 घंटे से ज़्यादा तक वो जो है डिसेबल हो जाता है, या फिर मशीनरी जो है पूरा ब्लास्ट हो गया, या फिर जो है कोई बिल्डिंग है वो पूरा कोलैप्स हो गया, तो ऐसे एक्सीडेंट्स को वहाँ पर रिपोर्ट करना जरूरी होता है एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस। क्लियर। अब हम बात कर लें कि इफेक्टिव सेफ्टी मैनेजमेंट क्या होता है। इफेक्टिव सेफ्टी मैनेजमेंट, तो अभी हमने जो देखा कि कैसे जो है एक्सीडेंट को प्रिवेंट किया जा सकता है, तो इसी को सही तरीके से मैनेज करना ही इफेक्टिव सेफ्टी मैनेजमेंट कहलाएगा। तो इफेक्टिव सेफ्टी मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग सिस्टम एंड प्रोसेस टू प्रोएक्टिवली कंट्रोल सेफ्टी इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एमिंग टू रिड्यूस वर्कप्लेस इंसिडेंट, इंजरीज एंड फैटेलिटीज। तो इफेक्टिव सेफ्टी मैनेजमेंट कहने का मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना और उसको इंप्लीमेंट करना जिससे कि वर्क प्लेस पे कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी इंजरीज, कोई भी फैटेलिटीज ना होने पाए। तो इफेक्टिव सेफ्टी मैनेजमेंट के कुछ कंपोनेंट्स हैं, यानी कि कैसे इफेक्टिव सेफ्टी मैनेजमेंट जो है इंश्योर किया जा सकता है। तो जैसे सबसे पहली चीज कि स्ट्रॉन्ग सेफ्टी पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन को एक स्ट्रॉन्ग सेफ्टी पॉलिसी वहां पर बनाना चाहिए। क्लियरली वहां पर सभी एम्प्लॉयज को बताना चाहिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स, ये क्लियरली जो है वहां पर पॉलिसीज सेफ्टी मैनेजमेंट को लेकर वहां पर होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, टॉप मैनेजमेंट द्वारा इसको बनाना चाहिए कि सभी एम्प्लॉय को पीपीई किट पहनना जरूरी है, सभी के पास पीपीई किट हो, लाइटिंग अच्छी हो, हाउस कीपिंग अच्छे समय पे हो। तो सेफ्टी पॉलिसी प्रॉपर वहां पर स्ट्रॉन्ग सेफ्टी पॉलिसी होनी चाहिए। हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, रेगुलरली जो है वहां पर जो भी पोटेंशियल हैजार्ड है उनको जो है आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनसे होने वाले रिस्क को भी जो है वहां पर जो है असेस करना चाहिए। रिस्क कंट्रोल मेजर, तो जो भी डिफरेंट रिस्क को कंट्रोल करने के लिए मेजर्स हैं, ठीक है, उनको जो है वहां पर प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे कि पीपीई किट प्रोवाइड करना हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो गया, क्लियर, रिपेयर हो गया, मेंटेनेंस हो गया, ये सारी चीजें जो वहां पर इंप्लीमेंट करनी चाहिए। सेफ्टी ट्रेनिंग एंड कम्युनिकेशन, एम्प्लॉय को प्रॉपर सेफ्टी ट्रेनिंग जो है वहां पर प्रोवाइड करना चाहिए और वहां पर जो है कम्युनिकेशन भी फ्री रखना चाहिए, जिससे कि एम्प्लॉय को लगे अगर कि कोई भी हैजार्ड चीज है तो वो जो है अपने हायर अथॉरिटीज को कम्युनिकेट कर सके। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, encourage employee participation in safety initiative and provide a safe environment for reporting hazard। बहुत बार होता है कि एम्प्लॉय को पता तो होता है कि ये चीज खतरनाक है, लेकिन वो अपने हायर अथॉरिटीज को नहीं कम्युनिकेट कर पाता है, तो ऐसे में जो है वहां पर हैजार्ड एक्सीडेंट होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो वहां पर एम्प्लॉय एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करना जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि एम्प्लॉय जो है कोई भी हैजार्ड है तो उसको रिपोर्ट कर सके अपने हायर अथॉरिटीज को। क्लियर। इसी तरीके से मॉनिटरिंग, मेजरमेंट एंड कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, तो सेफ्टी को लेकर या फिर जो करेक्टिव एक्शन है उसको जो है आइडेंटिफाई करिए, इंप्रूव करिए और उसको जो है इंप्लीमेंट भी करें। क्लियर। मॉनिटर करिए कि कहां कहां क्या क्या खतरा हो सकता है, उसको लेकर जो है कितना खतरा हो सकता है उसको मेजर करिए और उस खतरे को प्रिवेंट करने के लिए जो है वहां पर डिफरेंट जो है वहां पर स्टेप्स लेने चाहिए। रिकॉर्ड कीपिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, हर चीज का जो है वहां पर रिकॉर्ड जो है एक्यूरेट रिकॉर्ड होना चाहिए, वो सेफ्टी से रिलेटेड जो है वहां पर रिकॉर्ड होना चाहिए कि सेफ्टी टेक्निक्स क्या, कौन कौन से इस्तेमाल किए गए, पीपीई का क्या टूल्स लिया गया, इन्वेस्टिगेशन जो भी करेक्टिव एक्शन थे, वो सारी चीजें वहां पर उसका रिकॉर्ड वहां पर होना चाहिए कि कहां कहां रिस्क था, उसके लिए आपने क्या काम किया, क्या जो है वहां पर इक्विपमेंट्स मंगाए, मेंटेनेंस कब किया गया, रिपेयर कब किया गया, सारे रिकॉर्ड वहां पर होने चाहिए। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि
कहीं भी कभी भी कभी भी कोई भी घटना हो सकती है, तो उसको लेकर तैयारी वहां पर होनी चाहिए। तो डेवलप एंड इंप्लीमेंट इमरजेंसी प्रोसीजर एंड इंश्योर एम्प्लॉइज आर ट्रेंड ऑन हाउ टू रिस्पॉन्ड, यानी कि कभी कोई इमरजेंसी आती है तो एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए, उस चीज को लेकर वहां पर प्रॉपर प्रोसीजर और गाइडलाइंस वहां पर डेवलप होनी चाहिए और उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो ये जो है कुछ इफेक्टिव सेफ्टी मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, जिसके जरिए एक्सीडेंट को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो जो अगर इफेक्टिव सेफ्टी मैनेजमेंट वहां पर रहेगा, इफेक्टिव सेफ्टी मैनेजमेंट अगर ऑर्गेनाइजेशन में है, तो इसके बेनिफिट भी हैं, जैसे कि वर्क प्लेस पे कोई भी इंजरीज या फिर इलनेस नहीं होगी, एम्प्लॉय का मोरल और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा। जब एम्प्लॉय को जो है निश्चिंत रहेगा कि हाँ उसको कोई खतरा नहीं है, कोई भी एक्सीडेंट होने का चांस नहीं है, तो डरेगा नहीं और उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। क्लियर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट रिड्यूस होगा। कॉस्ट किस सेंस में, जैसे कि एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्ट है, उस एक्ट के तहत अगर एम्प्लॉय को एक्सीडेंट होता है परमानेंट या फिर जो है पार्शियल डिसेबलमेंट या फिर डेथ होती है, तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन को वहां पर एक लमसम अमाउंट जो है वो एम्प्लॉय की फैमिली को देना होता है। तो ये खर्चा वहां पर बच जाएगा अगर एम्प्लॉय को इंजरी नहीं होगी। मेडिकल ट्रीटमेंट को लेकर कोई खर्चा होगा तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन को देना होता है, तो वो जो है खर्चा बच जाएगा। प्रोडक्टिविटी उनकी कम नहीं होगी, प्रोडक्टिविटी भी जो है कंटिन्यूअस जो है वो चलती रहेगी। भाई एक्सीडेंट होता है कहीं ऑर्गेनाइजेशन में तो काम रुक जाता है, प्रोडक्टिविटी भी कहीं ना कहीं डिक्रीज होती है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या होगा कि कॉस्ट भी रिड्यूस होगा अगर प्रॉपर वहां पर इफेक्टिव सेफ्टी मैनेजमेंट टूल्स टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर। तो ये बात हो गई बेनिफिट्स की। तो इसको लेकर लीगल प्रोविजंस जैसे हमने बताया कि एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एम्प्लॉय सेफ्टी को लेकर है। तो ये जो है अलग अलग लीगल प्रोविजन है गवर्नमेंट द्वारा, जिसको ऑर्गेनाइजेशन को फुलफिल करना होता है। क्लियर। तो एक्सीडेंट कोई भी अनप्लान्ड इवेंट जिसकी वजह से एम्प्लॉय को हार्म होता है, इंजरी होता है, डैमेज होता है, डेथ हो जाता है, परमानेंट टेम्पोररी डिसेबलमेंट होता है, तो वो एक्सीडेंट कहलाता है। क्लियर। एक्सीडेंट अलग अलग रीजन से जो है वहां पर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और उसको प्रिवेंट करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स हैं, स्टेप्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, जिसके जरिए जो है एक्सीडेंट को प्रिवेंट किया जा सकता है। इंटरनेशनल एचआरएम यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन है, और ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि अगर आप इंडिया में कोई बिजनेस परफॉर्म कर रहा है तो वो चाहे तो फॉरेन कंट्रीज़ में जाके अपना बिजनेस परफॉर्म कर सकता है। अब जैसे कि फोर्ड मोटर है, तो फोर्ड मोटर कंपनी क्या है, वो यूएस की कंपनी है, लेकिन वो इंडिया में अपने बिजनेस परफॉर्म कर रही है और इंडिया के साथ साथ बहुत सारी कंट्रीज़ में अपना बिजनेस परफॉर्म कर रही है। इसी तरीके से फिलिप्स है, एरिक्सन है, तो बहुत सारे आप कंपनीज देखेंगे जो कि होती किसी दूसरी कंट्री की हैं, लेकिन वो अपना बिजनेस जो है अलग अलग कंट्रीज़ में परफॉर्म करती हैं। तो अब क्या है कि सपोज करके इंडिया की कोई कंपनी है, इंडिया में ही बिजनेस परफॉर्म कर रही है, तो वहाँ पे जो ये ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करती है उसको हम एचआरएम कहते हैं, फिर डोमेस्टिक एचआरएम कहते हैं। लेकिन जब इंडिया की कंपनी किसी दूसरे कंट्री में जाएगी, तो यानी कि वहाँ को उस कंट्री के अकॉर्डिंग जो है उसको ह्यूमन रिसोर्स जो है वहाँ पे रिक्रूट करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, वहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, वहाँ के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, वहाँ के वर्किंग नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो जब इंटरनेशनल ब्रांचेस ओपन होते हैं और वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स को जो मैनेज किया जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, इंटरनेशनल एचआरएम। क्लियर। तो यानी कि जब आप अपने कंट्री में बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पे अपना जो है ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर रहे हैं, तो वो डोमेस्टिक एचआरएम। और जब आप इंटरनेशनल यानी कि जब किसी दूसरे कंट्री में बिजनेस परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करते हैं, तो उसी को हम इंटरनेशनल एचआरएम कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एडविन बी फिलिपो, एचआरएम इज द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, directing and controlling of the procurement, development, compensation, integration, maintenance and separation of human resource to the end that individual, organizational and social objective are accomplished। यानी कि एचआरएम क्या होता है, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या होता है, देखो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज किया जा रहा है, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये क्या है, मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज किया जा रहा है, तो ह्यूमन रिसोर्स में क्या होता है कि हम कैसे ह्यूमन रिसोर्स को रिक्रूट करेंगे, कैसे उसको सेलेक्ट करेंगे, कैसे उसको ट्रेनिंग देंगे, कैसे उसको जो है इंटरनेशनल कंपनीज ब्रांचेज में उसको हम भेजेंगे, यानी कि एक्सपाट्रिएट करेंगे, कैसे हम उसको रिपाट्रिएट करेंगे, कैसे हम उसको क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग देंगे, प्री डिपार्चर ट्रेनिंग देंगे, ये सारी चीज़ें, कंपनसेशन कैसे दी जाएगी, ये सारी चीज़ें जो हम मैनेज करते हैं ह्यूमन रिसोर्स से लेकर, उसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। और जब इसी को इंटरनेशनल ब्रांचेस के लिए किया जाता है, तो वही चीज़ इंटरनेशनल एचआरएम कहलाता है, यानी कि IHRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एट द इंटरनेशनल लेवल। ये क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉइंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग एंड कंपनसेटिंग द एम्प्लॉयज इन द इंटरनेशनल एंड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि आपका बिजनेस जो है वो इंडिया में परफॉर्म हो रहा है, लेकिन अब आपने एक ब्रांच जो है किसी दूसरे कंट्री में जाके ओपन कर दिया है, तो उस ब्रांच के लिए जो आप एचआर को मैनेज करोगे वो चीज़ इंटरनेशनल एचआरएम कहलाएगी। उस ब्रांच के लिए एम्प्लॉय को जो है सेलेक्ट करोगे, रिक्रूट करोगे, ट्रेनिंग दोगे, डेवलपमेंट करोगे, उसको कंपनसेट करोगे, तो वही चीज़ इंटरनेशनल एचआरएम कहलाती है।
जाता है। क्लियर? तो इंटरनेशनल एचआरएम डील्स विद द टिपिकल एचआरएम फंक्शंस जैसे कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल एट द इंटरनेशनल लेवल, यानी कि वही फंक्शंस होंगे यहाँ पे, बस वो इंटरनेशनल लेवल पे डील करेगी। तो उसी को क्या कहते हैं? IHRM। क्लियर? तो मॉर्गन जो थे वहाँ पे उन्होंने एक मॉडल दिया था IHRM का, तो उसमें उन्होंने बोला कि जो HRM के फंक्शन होते हैं, यानी कि जो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये तो होता है, उसके साथ साथ यहाँ पे तीन टाइप की कंट्री इन्वॉल्व होती हैं इंटरनेशनल एचआरएम में। कौन कौन सी हैं? 3 नेशनल और कंट्री कैटेगरीज इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल IHRM एक्टिविटीज आर दी होस्ट कंट्री। होस्ट कंट्री मीन्स वेयर ए सब्सिडरी में बी लोकेटेड, यानी कि सपोज करिए कि आप जो है इंडिया में बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं, आपका डोमेस्टिक बिजनेस इंडिया में है, लेकिन अब आपने क्या किया, आप ऑस्ट्रेलिया में जाके अपना एक बिजनेस ओपन कर लिए। तो जो ऑस्ट्रेलिया में आपने अपना बिजनेस ओपन किया, वो ऑस्ट्रेलिया क्या हो गया? होस्ट कंट्री हो गया। क्लियर? वहीं पे दूसरा क्या है? द होम कंट्री वेयर द फर्म इज हेडक्वार्टर्ड, यानी कि आपका जो मेन बिजनेस था कहाँ था? इंडिया पे था, लेकिन आपने एक अपनी सब्सिडरी ऑस्ट्रेलिया में खोली, तो ऑस्ट्रेलिया क्या हो गई? होस्ट कंट्री हो गई। और जो होम कंट्री कौन हो गई? आपका इंडिया। इंडिया में आपका हेडक्वार्टर है और आपने एक सब्सिडरी ऑस्ट्रेलिया में खोली, तो ऑस्ट्रेलिया होस्ट कंट्री, इंडिया होम कंट्री। एंड द अदर कंट्रीज दैट मे बी सोर्स ऑफ लेबर और फाइनेंस। और अदर कंट्री कौन कहलाएगी? कि ऑस्ट्रेलिया में आपने सब्सिडरी ब्रांच खोली, लेकिन जो आप लेबर है, लेबर जो है अमेरिका से उठा के ला रहे हो ऑस्ट्रेलिया में, तो अमेरिका क्या हो गया? अदर कंट्री हो गया। क्लियर? तो ये 3 टाइप की कंट्रीज हो सकती हैं इंटरनेशनल एचआरएम एक्टिविटीज के केस में। वहीं पे 3 टाइप के एम्प्लॉय भी होते हैं इंटरनेशनल एचआरएम में। कौन कौन से? द होस्ट कंट्री नेशनल, क्या? HCN, होस्ट कंट्री नेशनल, यानी कि जिस कंट्री में आप बिजनेस परफॉर्म करने गए हो, उसी कंट्री के लोगों को आपने एम्प्लॉयमेंट दे दी है, तो होस्ट कंट्री नेशनल कहलाएंगे। यानी कि SCN, ऑस्ट्रेलिया में आपने सब्सिडरी ब्रांच ओपन की है, ऑस्ट्रेलिया के ही लोगों को आपने एम्प्लॉयमेंट दे दी, तो SCN। इसी तरीके ऐसा था पेरेंट कंट्री नेशनल। पेरेंट कंट्री नेशनल यानी कि जहाँ पे आपका बिजनेस हेडक्वार्टर है, वहाँ के लोगों को आपने जो है उस कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में जाके बिजनेस जो सब्सिडरी ओपन की है, वहाँ पे जो है रिक्रूटमेंट दे रहे हो, तो वो PCN यानी पेरेंट कंट्री नेशनल हो जाएगा। और वहीं पे तीसरा क्या है? थर्ड कंट्री नेशनल, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया में सब्सिडरी खोला, इंडिया की कंपनी थी और अमेरिका से लेबर लेके आए और वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जाके रिक्रूट कर दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे? थर्ड कंट्री नेशनल। तो 3 टाइप की कंट्री और 3 टाइप के लेबर जो है यहाँ पे एम्प्लॉयज होते हैं किसमें? इंटरनेशनल एचआरएम में, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे। क्लियर? अब बात कर लें ऑब्जेक्टिव्स क्या है इंटरनेशनल IHRM के, यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव हैं। तो पहला देखिए, नॉर्मली जो ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि यहाँ पे जो एक्सपाट्रिएट होते हैं, एक्सपाट्रिएट मतलब कि जो अपने यहाँ से, यानी कि इंडिया से ऑस्ट्रेलिया भेजे जा रहे हैं, यानी कि होम कंट्री से होस्ट कंट्री में जो भेजे जाते हैं, उनको कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे उनको ट्रेन करना है, कैसे उनको अप्रेज करना है, कैसे उनको लोकल और इंटरनेशनल एम्प्लॉय के साथ जो है अप्रेज करना है। तो इसी चीज़ को ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है इंटरनेशनल IHRM का। क्लियर? तो क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इसके अलावा? टू मैनेज एंड सिक्योर द परफॉर्मेंस, कंपनसेशन एंड करियर पाथ ऑफ एम्प्लॉइज, टू क्रिएट अ लोकल अपील विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग अपॉन द ग्लोबल आइडेंटिटी, यानी कि ऐसा ना हो कि आप जो है अपनी आइडेंटिटी खो दे कि आप जो है इंडिया की कंपनी है। लोकल वाले एनवायरनमेंट भी क्रिएट करना है, लेकिन साथ ही साथ ये भी रखना है कि आप ग्लोबल कंपनी है। वहीं पे ट्रेनिंग अपॉन कल्चर एंड सेंसिटिविटीज ऑफ द होस्ट कंट्री, यानी कि जो होस्ट कंट्री यानी कि इंडिया से ऑस्ट्रेलिया में गया, तो ऑस्ट्रेलिया के अकॉर्डिंग जो कल्चर है वहाँ पे, जो भी वहाँ पे सेंसिटिव चीज़ें हैं, उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग देना, ये भी ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल IHRM का। टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज क्रॉस कल्चर काउंसलिंग एंड लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम, बट ऑब्वियस बात है कि जब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाए तो वहाँ का कल्चर, वहाँ का लैंग्वेज, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसको ट्रेन करना, उसको मैनेज करना, उसके लिए चीज़ें ऑर्गेनाइज करना। टू अवॉइड रीजनल डिस्पैरिटीज, यानी कि रीजन में जो भी डिस्पैरिटीज होते हैं, डिफरेंसेज होते हैं, उसको अवॉइड करना। एंड टू मैनेज डाइवर्सिफाइज ह्यूमन कैपिटल, यानी कि थर्ड कंट्री से भी लोग आ रहे हैं, होस्ट कंट्री के भी लोग हैं और होम कंट्री के भी लोग हैं, तो इन सभी को जो है मैनेज करना भी इंटरनेशनल HRM का ऑब्जेक्टिव हो जाता है। क्लियर? तो अब बात कर ले फीचर्स की। तो फीचर्स क्या है इंटरनेशनल HRM के? तो IHRM इन्वॉल्व एम्प्लॉयमेंट ऑफ राइट पीपल एट राइट जॉब एट राइट टाइम इररिस्पेक्टिव ऑफ जियोग्राफिक लोकेशन, यानी कि यहाँ पे क्या होता है इंटरनेशनल HRM में कि आप चाहे होम कंट्री की बात कर ले, चाहे होस्ट कंट्री की बात कर लें, आप IHRM का मेन जो है यहाँ पे फंक्शन होता है कि वो राइट पीपल को राइट जॉब पे राइट टाइम पे एम्प्लॉय करे। इट रिक्वायर्स द डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म HR प्लान टू मेक श्योर ऑफ इफेक्टिव अलाइनमेंट ऑफ HR स्ट्रेटजीज विद कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। तो यानी यहाँ पे क्या होता है कि इंटरनेशनल HRM में कि इस तरीके से लॉन्ग टर्म HR प्लान डेवलप किया जाता है कि जिससे कि जो HR स्ट्रेटजीज हैं वो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव से मैच कर जाए और कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो सक्सेसफुली अचीव किया जा सके। इट रिक्वायर्स द डेवलपमेंट
डेवलपमेंट ऑफ ए डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ स्किल्स फॉर एम्प्लॉय स्पेशली फॉर दोज हु नीड टू वर्क बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज। यानी कि ऐसे एम्प्लॉयज़ जो हमारे होम कंट्री को छोड़ के होस्ट कंट्री में जाके काम करने जा रहे हैं, तो उनके लिए जो है डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ स्किल्स को डेवलप करें, यानी को लैंग्वेज को समझ सकें, अपनी लैंग्वेज तो समझे ही समझे, साथ ही दो जो होस्ट कंट्री है उसकी लैंग्वेज भी समझें, वहाँ के कल्चर को समझ सकें, उसको डील कर सकें, इस टाइप के स्किल्स को डेवलप करना। इट नेसेसिएट्स द डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन फॉर पेरेंट होस्ट एंड थर्ड कंट्री नेशनल ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री स्पेसिफिक फैक्टर। यानी कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कंपनसेशन कैसे होगा, चाहे वो होम कंट्री के एम्प्लॉयज़ हो, चाहे होस्ट कंट्री के एम्प्लॉय हो, फिर थर्ड कंट्री के एम्प्लॉय हो, उसको भी जो है मैनेज करना इंटरनेशनल IHRM में आ जाता है। इट क्रिएट्स दिस सेंट्रलाइज्ड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप अराउंड द वर्ल्ड फॉर फास्टर इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी कि यहाँ पे क्या है, एक सेंट्रलाइज रिपोर्टिंग सिस्टम बनाया जाता है जिससे कि पूरे जगह से, चाहे थर्ड कंट्री का हो, चाहे होस्ट कंट्री का हो, चाहे होम कंट्री का हो, वो उनको जो है आसानी से मैनेज किया जा सके और इन्फॉर्मेशन सिस्टम फास्टिंग किया जा सके, यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन जो HR से रिलेटेड है वो आसानी से पहुंच सके। डेवलपमेंट्स लीडिंग टू इंटरनेशनल HRM पर्सपेक्टिव। यानी कि ऐसे कौन कौन से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तरक्की हो रही है, इंप्रूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल HRM को बढ़ावा मिल रहा है। तो सबसे पहली चीज़, रैपिड ग्रोथ ऑफ ग्लोबल कंपटीशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन। यानी कि क्या हो रहा है कि बहुत तेज़ी से ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लोग जाके अपनी सब्सिडरी ब्रांच ओपन कर रहे हैं, बिजनेस ओपन कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इसकी वजह से भी क्या है, इंटरनेशनल HRM पर्सपेक्टिव जो है वो उसकी डिमांड बढ़ रही है। नीड ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, इफेक्टिवली डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में ह्यूमर्स उसको मैनेज किया जा सके, उसके लिए IHRM की नीड है। नीड फॉर इंटरनेशनल मैनेजर्स, इंटरनेशनल मैनेजर्स डेवलप करने के लिए कि जो है हमारे यहाँ के लोग बाहर जाके जो है चीज़ों को मैनेज कर सकें, उसके लिए जो है इंटरनेशनल IHRM की जरूरत पड़ती है। डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे काम करेंगे कंट्रीज़ में, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके अपना ब्रांच ओपन करेंगे, तो वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन कल्चर भी अलग होगा, तो उसको जो है मैनेज कर सकें, उसके लिए जो है IHRM की जरूरत पड़ती है। नॉलेज मैनेजमेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अलग अलग कंट्रीज से जो है आपको एम्प्लॉयज़ मिलेंगे, तो उसको मैनेज करना, नॉलेज को मैनेज करने के लिए जो IHRM की रिक्वायरमेंट पड़ती है। क्रिएट, ट्रांसमिट एंड एसिमिलेट नॉलेज बियॉन्ड बॉर्डर्स। यहाँ पे क्या है कि नॉर्मली HRM में क्या होता था कि आपको सिर्फ अपने कंट्री के लोगों को मैनेज करना है, वहाँ के लोगों की नॉलेज को मैनेज करना है, लेकिन अब आपको जो है इंटरनेशनल बाउंड्रीज के बाहर भी जो है लोग मिल रहे हैं आपको, और उनको भी मैनेज करने की जरूरत पड़ती है। तो IHRM। एक्सपर्ट्रिएशन इन ग्लोबल फर्म्स, तो ग्लोबल फर्म्स में क्या होता है कि एक्सपर्ट्रिएशन होता है कि होम कंट्री के एम्प्लॉयज़ होस्ट कंट्री में जाके काम करते हैं, होस्ट कंट्री के ब्रांच में जाके काम कर रहे होते हैं, तो उनको मैनेज करना, उनको जो है प्री डिपार्चर ट्रेनिंग देना, उनके लिए जो है मेडिकल फैसिलिटीज़, स्कूल की फैसिलिटीज़ को अरेंज करना, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ डेवलप हो रही है, और तो इसको मैनेज करने के लिए जो है इंटरनेशनल HRM की जरूरत पड़ रही है। क्लियर। तो इस वजह से जो है, इन डेवलपमेंट्स की वजह से जो है इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव जो है वो लीड कर रहा है। क्लियर। अब बात कर लें कि इंटरनेशनल HRM रोल एंड डिस्टिंग्विश एक्टिविटीज़, यानी कि इंटरनेशनल HRM का क्या रोल है और डिस्टिंग्विश एक्टिविटीज़ क्या है, यानी कि कौन कौन से ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है IHRM में जो कि इसको HRM से डिस्टिंग्विश करती है, डिफ्रेंशिएट करती है। देखिए, IHRM की रोल की बात करें तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज फॉर एक्सपर्ट्रिएट लाइक सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड अप्रेजिंग लोकल एंड द इंटरनेशनल एम्प्लॉय। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एक्सपर्ट्रिएट होते हैं उनका सेलेक्ट करना, उनको ट्रेन करना, उनको अप्रेज करना, और लोकल और इंटरनेशनल एम्प्लॉय दोनों ही केस में जो है सेलेक्ट करना, ट्रेन करना, अप्रेज करना, ये जो है मेन रोल होता है किसका, इंटरनेशनल HRM का। वो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन हो गया, वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो गया, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना हो गया, उनके लिए परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनको कंपनसेशन देना, बेनिफिट्स देना हो गया, लीगल कॉम्प्लायंसेस को जो है इंश्योर करना, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जो है आप जब बिजनेस परफॉर्म करोगे तो वहाँ के अलग अलग लीगल कॉम्प्लायंसेस होंगे HR को लेकर, उसको जो है आपको इंश्योर करना है कि वो सारी चीज़ें आप फॉलो कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट रोल्स होते हैं। और वहीं पे हम बात कर लें कि इसके क्या डिस्टिंग्विश एक्टिविटीज़ हैं, तो ये तो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। डोमेस्टिक HRM में क्या होता है कि वहाँ पे आपको एक्सपर्ट्रिएट को मैनेज करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो एम्प्लॉय है वो उसी कंट्री में रह के काम करेगा। लेकिन जब आप इंटरनेशनल बिजनेस परफॉर्म करने लग जाते हो तो वहाँ पे आपके कंट्री का जो एम्प्लॉय है वो दूसरे कंट्री में जाके जॉब करता है, तो वहाँ पे एक्सपर्ट्रिएशन को मैनेजमेंट करने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो है अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म किए जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़
परफॉर्म की जाती हैं IHRM में, जो कि उसको डिस्टिंग्विश करती हैं डोमेस्टिक HRM से, जैसे इंटरनेशनल टैक्सेशन। अब यहाँ पे जो डोमेस्टिक HRM में होता है वहाँ पे आपको सिर्फ अपनी कंट्री के टैक्सेशन को डील करना पड़ता है, लेकिन जब आप इंटरनेशनल बिजनेस परफॉर्म करते हो तो वहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ में अपना बिजनेस परफॉर्म करोगे और अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग टैक्सेशन लागू होंगे आपके ऊपर और आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। इंटरनेशनल रिलोकेशन एंड ओरिएंटेशन, एक्सपाट्रिएशन कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, एक्सपाट्रिएशन यानी कि जब आपके कंट्री का एम्प्लॉय आपके ब्रांच में जो कि दूसरे कंट्री में लोकेटेड है वहाँ पे जाता है, तो उसके लिए प्री डिपार्चर ट्रेनिंग देना, हाउसिंग, मेडिकल, स्कूलिंग, लैंग्वेज, कल्चर मैनेजमेंट, इन सबसे रिलेटेड ट्रेनिंग देना भी IHRM में आ जाता है और इसकी वजह से ही डोमेस्टिक HRM से IHRM डिफ्रेंशिएट होता है। मैनेजिंग होस्ट गवर्नमेंट रिलेशन, यानी कि होस्ट कंट्री यानी कि इंडिया में होम कंट्री है और होस्ट कंट्री ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के गवर्नमेंट के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करना भी यहाँ पे क्या है, IHRM का मेन फंक्शन हो जाता है। डील्स विद क्रॉस कल्चर लैंग्वेज मैनेजमेंट, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्रॉस कल्चर और लैंग्वेज से डील करना पड़ता है IHRM में, जबकि डोमेस्टिक HRM में ऐसा नहीं होता है। तो ये कुछ डिस्टिंग्विश एक्टिविटीज़ हैं जो कि इंटरनेशनल HRM को डिफ्रेंशिएट करती हैं डोमेस्टिक HRM से। क्लियर? तो होप आपके डाउट क्लियर होंगे इंटरनेशनल HRM को लेकर। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।